प्यारे बच्चों, अब जो एक महत्वपूर्ण क्लास है, ये क्लास 3 होंगी, 3 श्रृंखला में होगी। पहला तो मैंने बताया बिल्कुल हरियाणा का जो कल्चर मैंने करा दिया एडवांस। अब जो हिस्ट्री है, कहाँ तक हिस्ट्री, प्राचीन भारत, जिनसे बहुत अच्छे क्वेश्चन उठते हैं। प्राचीन भारत का एडवांस जो किसी भी बुक में नहीं है, कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा, वो मैं कराने जा रहा हूं। उसके वो 5-7 पेज हुए, बहुत सारी बुकों से अध्ययन करके निकाला है ये, और वो पॉइंट निकाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली इंपॉर्टेंट बात ये है, जिसको हरियाणा जीके नहीं आती, जिन्होंने पहले कभी हरियाणा की तैयारी नहीं की, वो तो इसको अभी ना पढ़े, पहले जो विकिपीडिया पढ़ाई है उसको पढ़े, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आने के 30% चांस है, उस विकिपीडिया में से क्वेश्चन आने के 100%, 70% चांस है। क्योंकि बच्चों ये एडवांस है, ये तो आएगा तब आएगा, परंतु उसमें से तो रिपीट होके आएगा। ये उन बच्चों के लिए है जिनका हरियाणा में 1 या 2 नंबर कटता है, और जिनको ये पता है कि सारा हरियाणा जीके आता है। दोबारा बता रहा हूं, जिन बच्चों ने हरियाणा जीके नहीं पढ़ी है पहले, वो पहले विकिपीडिया में जो चैप्टर करा रखे उनको पढ़े, इस क्लास को ना पढ़े। ये क्लास एडवांस हरियाणा की है, बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक मैंने निकाले वो है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं लिखने, ध्यान से समझो बच्चों। पहली बात तो आ जाए, कुषाण जो योद्धे थे, योद्धे वंश को कुषाण वंश ने हराया था। उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, गुप्त शासकों ने, किसने, गुप्त शासकों ने योद्धे की कीर्तियों को माना है। गुप्त शासकों के सिक्कों में योद्धे को कार्तिकेय दिखाया गया, कार्तिकेय भगवान शिव जी के वंशज कार्तिकेय। पेपर में आ जा, किस शासकों के वंशजों ने योद्धे गणराज्य को मान्यता दी है, गुप्त शासकों ने। कार्तिकेय का मंदिर बनवाया है, कार्तिकेय के साथ मयूर की चित्र है, किस शासकों ने, गुप्त शासकों ने। क्लियर टू यू। दूसरी बात, चंद्रगुप्त द्वितीय था, जिसके समय फायान आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, उसी का दरबारी कवि कालिदास था। कौन था, कालिदास ने अनेक रचनाएं लिखी, मेघदूत, ठीक है, ऋतु संहार। कालिदास की इंपॉर्टेंट एक रचना कुमार संभव, कालिदास की कुमार संभव में भी योद्धे गणराज्य का वर्णन है। पेपर में आ जाए, किस पुस्तक में योद्धे गणराज्य का वर्णन है, कालिदास की पुस्तक कुमार संभव में। कालिदास की अन्य कीर्तियां कौन सी है, मेघदूत, ऋतु संहार, ये किसकी रचनाएं है आपकी, कालिदास की। तो कुमार संभव जो कालिदास की रचना है, जिसमें योद्धे गणराज्य का वर्णन है, ये भी कालिदास भी किसके समय थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, गुप्त काल में थे ये। तो गुप्त काल में योद्धे गणराज्यों की प्रशंसा हुई है। योद्धे गणराज्य किसके तरह दिखाया गया, कार्तिकेय भगवान के तौर पर दिखाया गया। ठीक है, और योद्धे गणराज्यों को कुमार संभव में योद्धे गणराज्यों का वर्णन किया गया। ठीक है बच्चों, अगली मैं बात करता हूं, जो ये कार्तिकेय मंदिर था वो किसने बनवाया, ये सकंदगुप्त ने बनवाया। कार्तिकेय मंदिर किसने बनवाया, सकंदगुप्त ने। कौन सा कार्तिकेय मंदिर, जिसमें योद्धे का वर्णन है, वो सकंदगुप्त ने बनाया कार्तिकेय मंदिर। ठीक है बच्चों, और इन्हीं गुप्तों के टाइम पे चंद्रगुप्त द्वितीय था, जिसके समय फायान आया था, उसका एक दरबारी कवि कालिदास भी था। ठीक है, कालिदास इसने मेघदूत, ऋतु संहार, कुमार संभव जो पुस्तक लिखी उसमें भी योद्धे गणराज्य का वर्णन है। अगली बात करता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, कुमार गुप्त के विलसंद अभिलेख है कुमार गुप्त का, बहुत इंपॉर्टेंट है नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। विलसंद अभिलेख किससे संबंधित है, कुमार गुप्त से, उसमें भी योद्धे गणराज्य का वर्णन है। तो गुप्तों में बहुत सारा योद्धे गणराज्य का वर्णन है, कुमार गुप्त के विलसंद अभिलेख में भी योद्धे गणराज्यों का वर्णन है। ठीक है, कि बताते हैं कि राजधर्म की प्रतिष्ठा करते हुए योद्धे कुषाणों से बहुत बेहतरीन तरीके से लड़े थे। ठीक है बच्चों, अगली बात करता हूं मैं, योद्धे गणराज्यों की मोहरों पे बहुधान्यक लिखा हुआ था। बहुधान्यक किसकी मोहरों पे लिखा हुआ था, योद्धे गणराज्यों की मोहरों पे बहुधान्यक। वैसे बहुधान्यक प्रदेश महाभारत काल में कहते हैं, बहुधान्यक प्रदेश महाभारत काल में हरियाणा को कहते हैं, परंतु योद्धे गणराज्यों की मोहरों पे बहुधान्यक लिखा हुआ था। और इंपॉर्टेंट बात करूं, जो अर्जुनायन गणराज्य था, अर्जुनायन गणराज्य जो आपका अहिरवाटी बेल्ट में था, इनसे जून गोत्र के जाट भी निकले हैं, जून गोत्र के जाट कहते हैं, उनका भी वंशज यहीं से था। ये जो था बच्चों, ये आज रेवाड़ी महेंद्रगढ़ इस वाली शाखा में है, ये शिव के उपासक थे,
और इनकी मूर्तियों पर बैल, शिव का नंदी बैल और सिंह और देवी पार्वती की मुद्राएं मिली हैं। तो पेपर में आ जाए तो ये ध्यान रखो, शिव जी से रिलेटेड बैल, नंदी और देवी पार्वती की मूरों पे किसकी मिली भाई? अर्जुनायन गणराज्य, जो आपका रेवाड़ी महेंद्रगढ़ में था। इसी समय एक और गणराज्य था कुणिद, जो अंबाला, जगाधरी, बुढ़िया, करनाल वगैरह में था। इसमें मृग लक्ष्मी और त्रिशूल की मुद्राएं मिली हैं। तो शिवजी से रिलेटेड आ जाए तो अर्जुनायन में, और बहुधान्यक से रिलेटेड मोहरे आ जाए तो योध्या गणराज्य की, और मृग लक्ष्मी और त्रिशूल से रिलेटेड मोहरे आ जाए कुणिद गणराज्य की। कुणिद गणराज्य कहां पर? अंबाला, जगाधरी, बुढ़िया। ठीक है बच्चों, यमुनानगर शुद्ध यमुनानगर में भी कुणिद गणराज्य है। तो उस वाली बेल्ट में, ऊपर वाली में अर्जुनायन, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी इस टाइप में, बिरकी, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुड़गांव इस तरफ में अर्जुनायन, थोड़ा बहुत झज्जर का इलाका, योध्या, रोहतक, महम, हिसार, हासी, जींद। ठीक है बच्चों, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे योध्या गणराज्य वाले। अगली बात करता हूं इसको रब करके। ठीक है, लिख लेना साथ के साथ लिख लो इन पॉइंट्स को। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, मैंने बताया उनके लिए इंपॉर्टेंट है जिनको हरियाणा पहले से आती है, तो एडवांस हरियाणा के पॉइंट हैं, बहुत मेहनत करके निकाले हैं ये। अगली बात बताता हूं तुम्हें, महाभारत के समय 7 वनों का वन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कितनी नदी थी, कितने वन थे, तो महाभारत के समय 7 वनों का वर्णन है। कितने वनों का? 7 वनों का। काम्यक वन मैंने बता दिया था, काम्यक तीर्थ, जिससे क्या निकला? कमोद्दा। काम्यक वन, कमोद्दा निकला कहां पर बच्चों? कैथल में। ठीक है, अब इसकी बात करूं, अदिति वन कहां पर? करनाल। अदिति वन करनाल। ठीक है बच्चों, व्यासवन करनाल, व्यासतली करनाल में है, साथ ही साथ रिवीजन भी हो रही है। फल्कीवन जो फल्गु तीर्थ फरल कैथल। साथ ही साथ डायरेक्ट इस तरह पूछेंगे तो, और ये पूछ लेंगे पहला क्वेश्चन कितने वन है? 7, या इनको पूछ लेंगे ये क्या था, वन था, और ये कहां पर है वर्तमान में। ठीक है बच्चों, फरल। मधुबन करनाल, सूर्यवन ये आपका यमुनानगर के आसपास था, सूर्यवन। शीतवन ये आपका पंचकुला में था, शीतवन पंचकुला वगैरह में। ये 7 वनों का वर्णन था भाई महाभारत के समय में, और 9 नदियों का वर्णन था। 9 नदियों का वर्णन था महाभारत के समय, 9 नदियों का वर्णन था बच्चों। जो ये इसमें 9 नदी दिखाई है, इसमें गंगा नहीं दिखाई। हालांकि गंगा थी, परंतु महाभारत से पहले पुराणों के वर्णन में गंगा नहीं दिखा रखी। तुम इंपोर्टेंट बस ये ध्यान रखो, सरस्वती, बस क्वेश्चन सीधा होगा 9 नदियों का वर्णन था। एक कौशिकी नदी थी, कौशिकी, हिरण्यवती, आपगा, मंदाकिनी। गंगा को न दिखा के गंगा की सहायक नदी दिखा दी, भागीरथी, तो इसमें गंगा ऑटोमेटिकली इंक्लूड होगी। ठीक है, कौशिकी, हिरण्यवती, और तो वन पूछे तो 7, नदी पूछे तो 9। ठीक है बच्चों, और सबसे पहले अगर खुदाई बुझे, हरियाणा में खुदाई किस जगह की हुई थी? सबसे पहले थानेसर में खुदाई हुई थी, थानेसर में राजा कर्ण के टिल्ले की। सबसे पहले खुदाई थानेसर में हुई थी राजा कर्ण के टिल्ले की 1862 में अलेक्जेंडर कनिंगम था ना, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरियन। सबसे पहले खुदाई थानेसर में राजा कर्ण के टिल्ले की हुई थी अलेक्जेंडर कनिंगम ने। सीधा हरियाणा में किस पुरातत्व की सबसे पहले खुदाई हुई? थानेसर में राजा कर्ण के टिल्ले की। किसने कराई? अलेक्जेंडर कनिंग ने कराई। और कब भाई? 1862। ये भी एक क्वेश्चन है जो अभी तक छुए नहीं गए, पर इन फ्यूचर में आ सकते हैं, बहुत मेहनत करके निकल रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये कर दो इसको, रब कर दो भाई, रब इसको। कमेंट जरूर करा करो बच्चों, कमेंट में 1 या 2 मिनट लगती, कमेंट देखने से मुझे पता लगा भाई सही स्पीड में चल रहे हैं, हाँ सही सिस्टम से चल रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट हो गया इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट करते हैं। जो चीज नहीं पढ़ाऊंगा वो स्लो पढ़ाऊंगा, जो चीज पुरानी पढ़ाऊंगा वो तेज पढ़ाऊंगा। ठीक है, नहीं पढ़ाते पेज हाथ में आ जाएंगे, अलग से बनाए हुए पेज।
ठीक है, अगला आ जाओ बच्चों। तोपड़ा अभिलेख का सबने पता है, रादौर यमुनानगर में है। उसमें किसकी शिक्षा मिलती है? नैतिक शिक्षा की। किसकी मिलती है? नैतिक शिक्षा। अशोक ने नैतिक शिक्षा का प्रसारण किया है। और तोपड़ा में जो 7 अभिलेख हैं वो सारे अशोक के राज्याभिषेक के 26 वर्ष बाद के हैं। सीधा लिखा था कितने वर्ष बाद के, क्योंकि उनकी घोषणाओं में लिख रखा है सारे के सारे स्तंभ अभिलेख हैं, स्तंभ पत्थर वाले स्तंभ अभिलेख हैं, और सारे के सारे उसके राज्य के 26 वर्ष बाद के, अभिषेक होने के बाद के। ठीक है। और जो मैंने बताया था शुद्ध यमुनानगर में बताया था ना 12 खड़ी का अभिलेख, शुद्ध यमुनानगर में 12 खड़ी का, वो भारत के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा गया है। भारत के राष्ट्रीय संग्रहालय में लिखा गया कौन सा हरियाणा का अभिलेख है बच्चों? कौन सा भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय में लिखा हुआ? शुद्ध जगाधरी का 12 खड़ी का अभिलेख, 12 खड़ी का अभिलेख, वो बच्चे वाला बताया था मैंने। ठीक है। खरोष्टी करनाल का पूर्ण अभिलेख बताया था, उसमें तालाब का वर्णन है। किसका वर्णन है? तालाब का। ठीक है। गुजरी महल बताई थी मैंने, गुजरी महल बताई थी बच्चों आपको, गुजरी महल। ठीक है बच्चों, गुजरी महल जो मैंने बताए थे जहां पर 8 स्तंभ अभिलेख थे, वो 8 भागवतों के आने का वर्णन करता है। गुजरी महल किसका? 8 स्तंभ जो थे 8 भागवतों के आने के बारे में बताता है, 8 भागवतों के आगमन के बारे में। गुजरी महल स्तंभ लेख कहां पर था बच्चों? आपका हिसार में। ठीक है बच्चों, क्लियर। तोसाम अभिलेख में मैंने बताया ये विष्णु मंदिर के बारे में बताता है। और तोसाम अभिलेख के बारे में एक पॉइंट और है, ये विष्णु मंदिर का जिक्र यहाँ पर आचार्य शोभ यात्र करते हैं। आचार्य शोभ यात्र ने यहाँ पर विष्णु मंदिर निर्माण करवाया था। तो प्राचीन जो विष्णु मंदिर है उसका निर्माण किसने कराया? आचार्य शोभ यात्र ने। ये प्रश्न पूछा था एक लड़की ने, बच्चे ने किसे पूछा था, सबसे पुराना मंदिर अगर हरियाणा में पूछे तो तोसाम अभिलेख वाला वर्णित विष्णु मंदिर ही है। देवी के मंदिरों में पुराना कौन सा है आपका? भीमा देवी मंदिर पंचकुला, जिसको हरियाणा का खजुराहो कहते हैं, परंतु प्राचीन मंदिर तो शाम वाला विष्णु मंदिर आचार्य शोभ यात्र ने बनवाया था। यहाँ पर एक तालाब भी है। ठीक है। अगला भाई मैंने बता दी ताम्र मुद्राएं हर्षवर्ष की। अच्छा, ये पॉइंट भी आपको क्लियर हुआ। 4 टाइप की मूर्तियां बताई हैं, पेपर में आ जाना कितने टाइप की कलाकृति हैं हरियाणा में। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, कई बार ये पूछ लेता नदी कितनी है, कितनी के झील है, इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछता है। तो हमने जो ऑफिशियल डाटा है जर्नल से वो निकाले हैं। ऐसे ही ज्योग्राफी के डाटा निकालूंगा, कितनी नदी ज्योग्राफी वाइज मानी गई है, कितनी झील मानी गई है। अगर मैं बात करूं बच्चों, 4 मूर्तियों की टाइप माननी है अलग अलग काल की। जैसे एक तो शुंगकालीन मूर्तियां कहां पर भाई? शुद्ध यमुनानगर में, जैसे इस टाइप की। फिर दूसरी जो मानी भाई कुशालकालीन मूर्तियों का केंद्र रोहतक माना गया बच्चों। तीसरा जो मूर्ति मानी बुद्ध व जैन से रिलेटेड मानी, तीसरी की मानी बुद्ध से जैन से रिलेटेड। चौथी जो मूर्ति मानी या सिक्के माने मूर्ति या सिक्के जो बच्चों प्रतिहार व तोमरों के, इस तरह के 4 टाइप की मानी गई हैं। 4 टाइप की मूर्ति कला। एक मूर्ति कला शुंग के टाइम पर, अशोक के टाइम के फेमस हुई, फिर कुषाण के टाइम पर फेमस हुई, फिर बुद्ध और जैन के टाइम पर, एक प्रतिहार तोमरा के टाइम पर। ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं एंशिएंट इंडिया की कुछ फेमस पुस्तकें, जिसमें हरियाणा के एंशिएंट इंडिया के बारे में पता लगता है। जैसे भार्गव राइटर थे, भार्गव जी की पुस्तक है द ज्योग्राफी ऑफ आयुर्वेदिक इंडिया, द ज्योग्राफी ऑफ आयुर्वेदिक इंडिया ज्योग्राफी। ठीक है। कनिंगम बहुत बड़ा इतिहासकार रहा, मैंने बताई थी। कनिंगम की पुस्तक है एंशिएंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, एंशिएंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। किसकी? कनिंगम। आयुर्वेद से रिलेटेड भार्गव, आयुर्वेद से रिलेटेड ज्योग्राफी भार्गव, और एंशिएंट इंडिया से एंशिएंट उससे रिलेटेड बच्चों, एंशिएंट उससे रिलेटेड कनिंगम। ठीक है। अगली बात करता हूं मैं अभीर कुल दीपिका, भी बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। अभीर कुल दीपिका, इसमें हरियाणा के अहीरों का इतिहास है, क्रमबद्ध तरीके से अहीरों का इतिहास है। ये लिखी मान सिंह ने, अहीर कुल दीपिका मान सिंह ने। अहीर कुल दीपिका, रेवाड़ी राज्य का इतिहास, अहीर कुल दीपिका। ठीक है। सबसे ये लिख लिया भाई, कनिंगम की एंशिएंट ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। अगर मैं बात करूं बच्चों, सबसे पुरानी जो पत्रिका थी वो शोध पत्रिका थी
शोध पत्रिका जो कहाँ से निकलती थी, रेवाड़ी से निकलती थी। बाद में ये शोध पत्रिका ये 1965 में रेवाड़ी से निकलती थी। इसके बाद 1966 के अराउंड इसको कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ले जाया गया। कहाँ पर बच्चों? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से निकलने लगी 1966 में। फिर इसका नाम क्या पड़ा? जर्नल ऑफ हरियाणा स्टडी। जर्नल ऑफ हरियाणा स्टडी, जर्नल ऑफ हरियाणा स्टडी से मंचन हुआ किस पत्रिका का? हरियाणा शोध पत्रिका, हरियाणा की पहली पत्रिका हरियाणा शोध पत्रिका, रेवाड़ी से जो निकलती थी। फिर कहाँ पे चली गई? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से निकलने लगी हरियाणा ऑफ जर्नल स्टडी से, हरियाणा ऑफ जर्नल स्टडी से। ठीक है। हरियाणा राज्य का अभिलेखागार कहाँ पर है बच्चों? चंडीगढ़ में है, परंतु चंडीगढ़ से पहले ये कहाँ था? पटियाले में था। पटियाले में हरियाणा और पंजाब दोनों का था। फिर 1975 में चंडीगढ़ आया। कब आया चंडीगढ़? 1975 में। और इसका क्षेत्रीय अभिलेखागार, जो मैंने क्वेश्चन भी दिए थे ना आपको, क्षेत्रीय अभिलेखागार, ये क्षेत्रीय अभिलेखागार कहाँ पर है बच्चों? इसकी विंग अंबाड़ा में। तो हरियाणा का मुख्य अभिलेखागार पंचकुला नहीं है। कहाँ बच्चों? चंडीगढ़। कब आया ये पटियाले से? 1975 में। और क्षेत्रीय अभिलेखागार कहाँ बच्चों? अंबाड़ा में। ठीक है, रब कर रहा हूं इनको। ये सारे डाटा नहीं लिखे, वो जो इंपॉर्टेंट है, जिनकी हिस्ट्री बनती है या हिस्टोरियन फेमस है, ऐसे ऐसे टॉपिक्स। अब मैं बात करूं बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट कागजात हैं जो गवर्नमेंट ने पब्लिश नहीं कराए, परंतु हरियाणा के बारे में डिटेल देते हैं। जैसे मैं बात करूं चौधरी टिक्काराम कागजात, चौधरी टिक्काराम कागजात, ये टिक्काराम जी सोनीपत से थे। इन्होंने महिला उद्धार और जो हरियाणा के बारे में बहुत कुछ बताया था। चौधरी टिक्काराम कागजात, सोनीपत डायरेक्ट आ जाएगा। हरियाणा की टिक्काराम चौधरी, इनके कागजात बहुत फेमस थे। भगत फूल सिंह कागजात, भगत फूल सिंह कागजात, भगत फूल सिंह जो फूल सिंह यूनिवर्सिटी बनी है उनसे रिलेटेड हैं। इन्होंने गोरक्षा से रिलेटेड, हरियाणा में आर्य समाज से संबंधित बहुत ज्यादा प्रकाश डाला है। भगत फूल सिंह कागजात। इसके अलावा जेलदार घासीराम कागजात, जेलदार घासीराम कागजात। अंग्रेज जो जेलदार लगाते थे और जेलदार टैक्स इकट्ठा करके दिया करते, पटवारियों के ऊपर भी काम करा करते, नंबरदारों के ऊपर भी काम करा करते। ये आहुलाना सोनीपत से थे, आहुलाना सोनीपत से। तो तीनों के तीनों जो कागजात थे वो सोनीपत से रिलेटेड थे बच्चों। ये मारा सोनीपत का था, मारा सोनीपत। भगत फूल सिंह, ये आहुलाना सोनीपत। जेलदार घासीराम कागजात, भगत फूल सिंह कागजात, टिक्काराम कागजात। ठीक है, कर लो बेरविस को। इनके दस्तावेजों में हरियाणा की विस्तृत जानकारी मिलती है बच्चों। कुछ समाचार पत्रिकाएं हैं, जैसे दीनदयाल जी की हरियाणा और रिफाए आम, हरियाणा और रिफाए आम, उर्दू में थी रिफाए आम। किसने लिखी बच्चों? ये हरियाणा की ऑफिशियल मैगजीनों में से एक थी, ये दीनदयाल ने, दीनदयाल झज्जर से हैं दीनदयाल जी। हरियाणा और रिफाए आम। ठीक है। और केसी यादव की पुस्तक बहुत है, केसी यादव बहुत फेमस राइटर हुए हरियाणा के। इनकी पुस्तक है रिवोल्ट ऑफ 1870, रिवोल्ट ऑफ 1857 इन हरियाणा, 1857 का रिवोल्ट हरियाणा में। और राव तुलाराम हीरो ऑफ 1857, राव तुलाराम हीरो ऑफ 1857, रिवोल्ट ऑफ 1857 इन हरियाणा। दोनों पुस्तकें किसकी इंपॉर्टेंट है? केसी यादव की, केसी यादव की। ठीक है। मोहम्मद जफर थानेसरी, मोहम्मद जफर थानेसरी ने, ये भी बड़े ही अच्छे हिस्टोरियन थे और लेखक थे। इनकी पुस्तक है काले पानी का सच, क्योंकि अंग्रेज जो काले पानी की सजा दिया करते वो क्या थी? अंडमान निकोबार में जेल थी, उसको काला पानी बोलते, तो काले पानी का सच। ठीक है। श्री राम शर्मा ने लिखी थी बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक, श्री राम शर्मा। ये भी अच्छे अपने क्या आंदोलनकारी भी रहे थे, आज़ादी के मतवाले भी और लेखक भी। मेरी अपनी राम कहानी, मेरी अपनी राम कहानी। आप देखते ना बुक कहीं कहीं से उठा कर दे दिया करती, बुकों के क्वेश्चन ना होया करते, वो इस तरह की बुक उठा कर दिया करते। जो बुक दे दिया करते ना कहीं कहीं से, वो इस तरह की बुक उठा कर दिया करते। मेरी अपनी राम कहानी, श्री राम शर्मा, मोहम्मद जफर थानेसरी। पंडित नेकीराम शर्मा का था अभिनंदन ग्रंथ, पंडित नेकीराम शर्मा जिनको हरियाणा केसरी भी कहते हैं, इनका था अभिनंदन ग्रंथ, अभिनंदन ग्रंथ।
पंडित नेकीराम शर्मा का अभिनंदन ग्रंथ। ठीक है भाई, ये कुछ मैंने इंपॉर्टेंट क्या बताई आपको पुस्तिकाएं। कर रहा हूं भी रब, कर दो रब भाई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर के बाद एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट भी करने वाला हूं, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप बच्चों के लिए जिनको पंचायत सेक्रेटरी लगना है या सब इंस्पेक्टर लगना है। सब इंस्पेक्टर का पेपर भी आने वाला हरियाणा पुलिस में। सब इंस्पेक्टर जिनको लगना है, पंचायत सेक्रेटरी, किसी भी हरियाणा की जॉब से रिलेटेड कुछ भी करना है, बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करूंगा बच्चों। ठीक है, और जो खासकर जो विजेता बच्चे थे जिनको इनाम था, उनका इनाम भी इकट्ठा कर दिया है, उनसे भी रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। ठीक है, अब मैं बात करूं बच्चों लाडनू अभिलेख। लाडनू अभिलेख जोधपुर में है। लाडनू अभिलेख हालांकि विकिपीडिया में मेंशन भी कर रखा है मैं, लाडनू अभिलेख जोधपुर में। इसमें दिल्ली को हरितानक किसको, हरियाणा को कहते हैं, इसकी राजधानी बताया है। लाडनू अभिलेख जोधपुर में, इसमें कौन से अभिलेख में दिल्ली को हरियाणा की राजधानी बनाया है? लाडनू अभिलेख जोधपुर, लाडनू अभिलेख जोधपुर में। ठीक है, कौन से अभिलेख में चौहानों की वंशावली है? कौन से अभिलेख में चौहानों की वंशावली है जो हरियाणा में पाया जाता है? हरियाणा में एज इट इज नहीं, पर है तो दूर का। सोमेश्वर का बिजोलिया अभिलेख, सोमेश्वर का बिजोलिया अभिलेख। बिजोलिया अभिलेख है राजस्थान का, परंतु इसमें हरियाणा में जो चौहान आए थे, चौहान वसे थे, उनके वंशावली का वर्णन है। सोमेश्वर का बिजोलिया अभिलेख ये भी राजस्थान से है, परंतु इसमें हरियाणा के चौहानों की वंशावली का जिक्र है, क्योंकि चौहान मूल रूप से अजमेर से थे। चौहान मूल रूप से अजमेर से थे। ठीक है बच्चों, कपाल मोचन के बारे में हर बार जब भी नया जिक्र करते, कपाल मोचन से कुछ ना कुछ उठ के आता है। कपाल मोचन बहुत फेमस तीर्थ है बिलासपुर यमुनानगर के पास। यहां से चांदी का एक इंडो सिसेनियम सिक्का मिला। तो पेपर में आ जाए, चांदी का इंडो सिसेनियम सिक्का कहां से मिला बच्चों? कपाल मोचन जगाधरी। ठीक है, ये मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए। कुछ इसके अलावा कुछ और फोल्डर में बना रखे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट वो और बताते हैं। कर दूं इसको रब, ये क्रोनोलॉजिकल चलेंगे। अब 3 क्लास होंगी बच्चों। एक तो ये होगी, एक आपकी संतलत काल से लेकर 1857 की क्रांति तक होगी, फिर एक 1857 की क्रांति से लेकर आज़ादी तक का जो हरियाणा का इतिहास होगा उससे रिलेटेड। देखो, अगर पेपर में आ जाए कौन सी नदियों के किनारे हड़प्पा सभ्यता फैली, तो तुम 2 नदियां लिखना हरियाणा में, सरस्वती व दृष्टदती। कंफ्यूज मत होना वहां, सरस्वती व दृष्टदती। सीधा क्वेश्चन पूछ जाएगा, कौन सी 2 नदियों के किनारे फैली? सरस्वती व दृष्टदती मुख्य नदियां। हरियाणा में कौन सी 2 मुख्य नदियों के किनारे? सरस्वती व दृष्ट नदी। अब मैं बात करता हूं जो मैं अवशेष मिले थे उनके बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हम नहीं पढ़ पाए। बिरडाना मैंने बताया था भाई, सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है हड़प्पा का। हड़प्पा का क्या सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है? बिरडाना। अच्छा, लिख लिया। इससे पहले एक चीज और करो, एक इंपॉर्टेंट चीज और करो हड़प्पा वाले पॉइंट से। क्या हड़प्पा से पहले भी कोई संस्कृति थी हरियाणा में? थी। हड़प्पा से पहले जो संस्कृति थी उसका नाम था आंकड़ा संस्कृति। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। हरियाणा में हड़प्पा से पहले जो संस्कृति थी उसका नाम था आंकड़ा संस्कृति। ये 3000 से लेकर 3500 ईसा पूर्व तक थी भाई। और इसमें आरंभिक कृषि साक्ष्य मिलते हैं। आरंभिक कृषि साक्ष्य हाकड़ा संस्कृति में कृषि समुदाय स्टार्टिंग से हरियाणा में था। इसके मेन जो केंद्र थे बिरडाना व कुनाल थे। ठीक है, बिरडाना व कुनाल थे। आंकड़ा संस्कृति हरियाणा में थी या नहीं थी? इसका जो साक्ष्य मिला है वो हमें कुनाल से मिला है। सर्वप्रथम कहां से साक्ष्य मिला? कुनाल से। परंतु कार्बन 14 डेटिंग में देखेंगे तो पुराना कौन मिलेगा? बिरडाना। या तो पहले खोजा गया बस खाली कुनाल में।
इसके कितने स्थल मिलते हैं? 12 स्थल मिलते हैं। डायरेक्ट आ जा, पुरानी आंकड़ा संस्कृति के हरियाणा में कितने स्थल है? 12 स्थल। कब थी ये? हड़प्पा से पहले 3320 ईसा पूर्व, बिरडाना व कुनाल। किसकी थी? कृषि से रिलेटेड थी। फिर हड़प्पा आने से पहले एक और आई प्रारंभिक हड़प्पा। प्रारंभिक हड़प्पा, प्रारंभिक हड़प्पा में भी हड़प्पा के बारे में बताया गया था। इस संस्था का नाम है सोथी सीसवाड़ सभ्यता। सोथी सीसवाड़ सभ्यता। ये सोथी कहाँ था? ये हनुमानगढ़ राजस्थान का था। सीसवाड़ कहाँ का? अपना सीसवाड़ आपका हिसार में। ये सभ्यता भी आई बच्चों। इस सभ्यता के 240 स्थल पाए गए हैं। डायरेक्ट फैक्चुअल पूछता है, 240 स्थल पाए गए प्रारंभिक हड़प्पा। ये कब से कब थी बच्चों? ये 3000 से 2500 ईसा पूर्व थी। 3000 से 2500 ईसा पूर्व थी। ठीक है। इसके बाद क्या आई? इसके बाद आपकी मेन हड़प्पा आई। मेन हड़प्पा आई। मेन हड़प्पा का बड़ा कौन माना गया? राखीगढ़ी। अच्छा, प्रारंभिक हड़प्पा के जो बड़े नगर माने गए थे वो माने गए थे बच्चों प्रारंभिक हड़प्पा के बनावली। प्रारंभिक हड़प्पा के क्या माने गए थे? बनावली। बनावली प्रारंभिक हड़प्पा का। फिर हड़प्पा मेन आई, इसका मेन राखीगढ़ी का टीला। राखीगढ़ी की बस्ती जो संपूर्ण भारत में बड़ी बस्ती मानी गई, राखीगढ़ी की बस्ती। और जैसे हड़प्पा जानते ना तो कहां तक फैली हुई थी? उत्तर में तो मांडा जम्मू कश्मीर तक, उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर तक, दक्षिण में दाइमाबाद महाराष्ट्र तक, दक्षिण में दाइमाबाद महाराष्ट्र तक, पूर्व में आलमगीरपुर यूपी तक, आलमगीरपुर यूपी तक, पश्चिम में सुदकोजरे पाकिस्तान तक। ये वाली हड़प्पा जो अब है कौन सी? लगभग 2750 से लेकर 1750 BC। ये वाली जो मेन हड़प्पा। ठीक है बच्चों। इसमें अलग अलग इसके 250 स्थल पाए गए। 250 छोटे छोटे गांवों की बात करते हैं। 250 स्थल, फरमाना वगैरह, मदीना वगैरह वो इसके हैं। ठीक है। मैंने बताई तो पहले हड़प्पा से पहले 2 सभ्यता, आंकड़ा संस्कृति और प्रारंभिक हड़प्पा। प्रारंभिक हड़प्पा को सोथी सीसवाल सभ्यता कहते थे और आंकड़ा संस्कृति सब उससे भी पहले थी। ठीक है बच्चों, कर दूं भाई इसको रब। अब हम बात करते हैं जो हड़प्पा के किनारे मिले। जैसे मैं सरस्वती वालों के किनारे बोलूं, सरस्वती के किनारे कौन से? फतेहाबाद वाले, जैसे भिरडाना, कुनाल, बनावली, ये सारे किसके मिले? हड़प्पा के पुराने। भिरडाना के बारे में बता दिया था, प्राचीनतम साक्ष्य। और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो बच्चों, जिस प्रकार मोहनजोदड़ो था हड़प्पा का मेन, उसमें काश्य की नर्तकी मिली थी ना, काश्य की नर्तकी। उसी टाइप के काश्य की नर्तकी का चित्रित मृद भांड कहाँ मिला? भिरडाना में। तो मोहनजोदड़ो की काश्य की नर्तकी टाइप का चित्रित मृद भांड कहाँ मिला? भिरडाना में। तो फिर पूछ ले, मोहनजोदड़ो की नर्तकी टाइप में हरियाणा में किस जगह साक्ष्य मिले? भिरडाना में। कुनाल में गड्ढे मिले थे। ये गड्ढे किस टाइप के थे? जो मेन हड़प्पा में ब्रजहोम और गुफराल में थे। मेन हड़प्पा में ब्रजहोम और गुफराल। मेन हड़प्पा में ब्रजहोम गुफराल के कहाँ थे बच्चों? ब्रजहोम गुफराल ये जम्मू कश्मीर में थे गड्ढे, जहाँ पर भाई उनको वो संस्कार भी पाया गया, उनके पास सामान भी पाया गया, गड्ढों में निवास करते थे, गृत गड्ढे। तो ब्रजहोम और गुफराल जम्मू कश्मीर टाइप के जो गड्ढे थे, उसी टाइप के गड्ढे कहाँ पर मिले? कुनाल में। और वो तो तुम्हें पता है शाही मुकुट मिला कुनाल में, वो तो विकिपीडिया अन्य पुस्तकों में भी दे रखा है, परंतु जो ना दे रखे उनकी पॉइंट बता रहा हूँ। बनावली में इंपॉर्टेंट है। बनावली में क्या मिले? लघु बट्टे, जो दशमलव माप तोल के लघु बट्टे। बनावली में दशमलव सेल खड़ी से मोहरे बनती थी पूरी हड़प्पा की। सेल खड़ी से पूरे हड़प्पा की, सेल खड़ी से मोहरे बनती पूरे हड़प्पा की। कुओं के साक्ष्य कहाँ मिले? बनावली से कुओं के साक्ष्य। भवन मिले, 11 कमरे का भवन कहाँ मिला? बनावली। तीनों किस नदी के किनारे? सरस्वती। ठीक है, सरस्वती। लघु बट्टे दशमलव माप तोल के, सेल खड़ी जिससे मोहरे बनती थी,
सेलखड़ी से मोहरें बनती थी, कुओं के साक्ष्य मिले, बनावली। और वैसे तुम्हें बनावली का पता है, जुत्या हुआ खेत मिला बनावली, मात्र देवी की मृण मूर्तियां मिली बनावली, वो तो पता ही है, तुमने विकिपीडिया मेंशन कर रखा है मैंने, मात्र देवी की मृण मूर्तियां, जुत्या हुआ खेत। अगली बात करूं, जो बाड़ू था ना, बाड़ू कैथल में नदी पूछ ले तो आपगा नदी के किनारे, क्योंकि आपगा नदी मैंने बताई थी ना कैथल में, आपगा तीर्थ कैथल, आपगा तीर्थ कैथल, आपगा तीर्थ कैथल बताया था। आ जाओ भाई, राखी गढ़ी का नाम राखी गढ़ी क्यों पड़ा? क्योंकि ये राक्षी नदी के किनारे था। कौन सी नदी के किनारे? राक्षी नदी के किनारे था, तो इसका नाम अब भ्रंश होके राखी गढ़ी पड़ा। ठीक है, कोई भी हड्डियों से रिलेटेड कोई भी आपका अलंकरण आभूषण आ जाए या औजार आ जाए, आभूषण आए या औजार आए, या श्रवण से रिलेटेड आभूषण आ जाए, ये दोनों के दोनों कहाँ मिलेंगे बच्चों? राखी गढ़ी में। बड़ा टिल्ला राखी गढ़ी, राक्षी नदी के नाम जिसका राखी गढ़ी पड़ा। फरमाना खास दक्षखेड़ा, ये कहाँ पर है? मैम रोहतक में। इसमें इंपॉर्टेंट पता ना तुम्हें, कब्रिस्तान मिला था। कब्रिस्तान में कितनी कब्रें भाई? 70 कब्रें मिली। कितनी कब्रें मिली? 70। और 12 कमरे का भवन। तो सबसे बड़ा भवन हरियाणा में किस में मिला? भवन, सबसे बड़ा भवन मिला फरमाना खास दक्षखेड़ा में। सबसे बड़ा भवन फरमाना खास दक्षखेड़ा में, 12 कमरे का भवन। ठीक है, दौलतपुर बताया था भाई। अब ये दौलतपुर या भगवानपुर, भगवानपुर इस तरह के आ जाएंगे सारे दशदती नदी के किनारे। किसके किनारे? दशदती नदी के किनारे। दौलतपुर में बताया था मैंने, दौलतपुर में क्या बताया था? मिट्टी की मोहरें बताई थी दौलतपुर में जो मिट्टी की मोहरें मिली, यहां पर एक मुद्रा में स्थानेश्वरस्य लिखा हुआ है, ब्राह्मी लिपि टाइप में। हालांकि हड़प्पाई कोई लिपि नहीं थी, परंतु बाद में उसकी काल की मोहरे में स्थानेश्वरस्य लिखा हुआ है। और इसीलिए जो ये भगवान शिव जी का मंदिर है, ये भगवान शिव जी के भैरव रूप का मंदिर मानते हैं। भगवान शिव जी के भैरव रूप का मंदिर मानते हैं दौलतपुर को। दौलतपुर थानेसर कुरुक्षेत्र, दौलतपुर थानेसर के पास कुरुक्षेत्र। ठीक है, भगवानपुरा में मैंने बताई थी ना तांबे व कांच की चूड़ियां बताई थी ना। उसके अलावा शीशे की चूड़ियां, लेड से बनी चूड़ियां, शीशे की चूड़ियां भी कहां पर मिली? भगवानपुर में। और पेपर में आ जाए ना, लेड के सिक्के, शीशे के सिक्के किसने चलाए थे? सातवाहन वंश ने। सिक्के के शीशे चलाए थे सातवाहन वंश ने, परंतु शीशे की चूड़ियां जो है भगवानपुर थानेसर कुरुक्षेत्र में मिली भाई। तांबे कांच की चूड़ियां भी, शीशे की चूड़ियां भी भगवानपुर कुरुक्षेत्र में। मिर्जापुर भी कुरुक्षेत्र में बच्चों, विकिपीडिया में नहीं है। मिर्जापुर भी कुरुक्षेत्र में राजा कर्ण के टीले के पास है। यहां पर काश्य का परशु मिला। काश्य का परशु मतलब बच्चों जो भगवान परशुराम जी रखते थे, फरसा जिसे बोलते हैं लोकल भाषा में, फरसा। काश्य का परशु कहां मिला? मिर्जापुर कुरुक्षेत्र। कर्ण का जो टीला था, इस पे स्वास्तिक के और सर्प के मुद्राएं मिली। स्वास्तिक व सर्प अंकित मुद्राएं कहां पर मिली? कर्ण के टीले में। इसको एक बार पढ़ लोगे, एक बार देख लोगे तो क्वेश्चन में जब दिखेगा तो आंसर सोल्व हो जाएगा। रटने की जरूरत नहीं है इतनी ज्यादा। एक बार अब देख लो, एक बार पेपर के समय देख जियो, बस वहां पे आंसर सोल्व हो जाएगा। शीशे की चूड़ियां कर दो रब इसको। ये सारे जो हरियाणा के जर्नल्स हैं ना, जिनसे क्वेश्चन निकाले जाते हैं, के खंडेलवाल वगैरह के जर्नल जो हरियाणा सरकार जारी करती है, उनसे बना रखे नोट्स। और उन्हीं में से अच्छा एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, जब कभी एक आधा क्वेश्चन ना होते, इसी वजह से ना होते। ठीक है भाई। अच्छा, अथीन कहां पर है? पलवल। पलवल से यक्ष की प्रतिमाएं मिली। ये यक्षगान जो होते हैं, यक्षिणी, ये कहां से लिए गए? ये कर्नाटक की परंपरा है भाई।
कर्नाटक की परंपरा यक्ष यक्षिणी, तो इन यक्षों की प्रतिमा अपने यहां पर कहां मिली? हथीन पलवल, हथीन पलवल। ठीक है। झज्जर से गांधार शैली की, गांधार शैली की वैश्य प्रतिमा मिली। तो गांधार शैली की प्रतिमा कहां मिली? झज्जर से। और यक्ष की प्रतिमा अथीन पलवल से। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक जरासंध का टीला, जरासंध का टीला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये असंध करनाल में क्यों इंपॉर्टेंट समझाता हूं, पीछे से 2005-6 के अराउंड है ना, इसके ऊपर सर्वे कराया गया कि महाभारत कालीन चीज है। सर्वे कराया, सर्वे में क्या पाया कि महाभारत कालीन नहीं है, ये तो बुद्ध का कोई स्तूप है, बुद्ध का कोई स्तूप है। तो बुद्धिस्ट भी यहां पर आने लगे, और ये बुद्ध का ऐसा स्तूप है जो सांची के स्तूप जितना बड़ा है, तो सांची के स्तूप जितना बड़ा है। तो पेपर में आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने, हरियाणा के सांची का स्तूप किसे कहा जाता है? हरियाणा के सांची का स्तूप जरासंध का टीले को कहा जाता है, क्योंकि वो जरासंध तो महाभारत कालीन मानते थे, परंतु वो जब उसके ऊपर सर्वे कराया गया तो वो पाया गया वो जरासंध से रिलेटेड नहीं, बल्कि एक बुद्ध का स्तूप है असंध में। बहुत इंपॉर्टेंट, जरासंध का टीला। ठीक है। अगरवा का टीला, अगरवा कहां पर है? जो हिसार में, वहां पर जली हुई पांडुलिपि मिली, जली हुई पांडुलिपि, जली हुई पांडुलिपि कहां मिली? जली हुई पांडुलिपि अगरवा हिसार में, जली हुई पांडुलिपि। ठीक है। महिषासुरमर्दिनी, महिषासुरमर्दिनी जो माता रानी महिषासुरमर्दिनी, ठीक है, जिन्होंने महिषासुर को मारा था, माता रानी ने अवतार लेके कुबेर, कुबेर क्योंकि धन से रिलेटेड, ये तीनों साक्ष्य कहां मिले? अगरवा हिसार से, अगरवा हिसार से। भीमा देवी मंदिर मैंने बता रखा है, जिसको हरियाणा का खजुराहो कहते हैं, भारत का खजुराहो किसको? भारत का खजुराहो का मंदिर आपका मध्य प्रदेश में है। तो भीमा देवी के जो मंदिर है, भीमा देवी के मंदिर, इनको बच्चों पंचरथ मंदिर भी कहते हैं। पंचरथ मंदिर क्यों कहते हैं पंचरथ मंदिर? क्योंकि ये पंचायतन शैली से बना है। विकिपीडिया में बता रखी है मैंने पंचायतन शैली क्या होती है। पंचायतन शैली, मेन मंदिर बीच में, साइड में 4 मंदिर। गुप्त काल में जितने भी मंदिर बने वो सारे पंचायतन शैली से बने हैं। तो पंचरथ मंदिर भी नाम है भीमा देवी मंदिर का, पंचकुला वाली का। ठीक है। कपिल मुनि का जो मंदिर है कलायत में, ये भी पंचरत्न शैली का है। ये कानपुर के भीतरगांव मंदिर की तरफ है। मैंने पहले बताया था कानपुर का भीतरगांव मंदिर, झांसी का दशावतार मंदिर, झांसी का दशावतार मंदिर, ये सारे क्या है? गुप्त काल की देन है। और गुप्त काल को मंदिरों की श्रवण कला देन कहा जाता है। इसी कपिल मुनि के मंदिर के पास रुडपुरी का डेरा फेमस है। रुडपुरी का डेरा, रुडपुरी का डेरा, रुडपुरी का डेरा कहते हैं मंदिर के साथ साथ इस डेरे में और जरूर जाना चाहिए, वरना पूरी इसकी पूरा फल नहीं मिलता। रुडपुरी का डेरा भी कहां पर है? कपिल मुनि के मंदिर के पास, कलायत कैथल, रुडपुरी का डेरा। ठीक है भाई, कर दूं रब? अब कुछ अभिलेख भाई, गुरावड़ा का मैंने बता रखा, गुरावड़ा का रेवाड़ी मन्नत अभिलेख बताया था, गुरावड़ा रेवाड़ी में है, गुरावड़ा रेवाड़ी में, गुरावड़ा का रेवाड़ी मन्नत अभिलेख, गुरावड़ा के वीरचंद्र अभिलेख, 2 अभिलेख हैं। ये रेवाड़ी मन्नत अभिलेख ये भी विष्णु से संबंधित हैं, भगवान विष्णु के, और वीरचंद्र विष्णु का उपासक था। तो कोई सा भी अभिलेख आ जाए, गुरावड़ा के वीरचंद्र के अभिलेख या रेवाड़ी मन्नत अभिलेख, दोनों कहां पर? रेवाड़ी में है। कहां पर बच्चों? रेवाड़ी में है। और किससे संबंधित है? विष्णु भगवान से संबंधित है। पेवा के बारे में बता रहा हूं, ध्यान से देखो, मैं प्रतिहारों के बारे में बता देता हूं। प्रतिहार, प्रतिहारों में, हरियाणा में प्रतिहारों की बात करें तो नागभट्ट से संबंधित माना जाता है। नागभट्ट का पुत्र जो वत्सराज था, वत्सराज नागभट्ट का पुत्र था, उसने लगभग पूरे हरियाणा में कब्जा कर लिया था। और सबसे पहला जो आक्रमण किया था वो नागभट्ट ने किया था। नागभट्ट ने किसके खिलाफ? जो कर अर्श जो मर गया था, अर्श मरने के बाद यहाँ का जो शासन था उसके ममेरे भाई बांडी के पास था। किसके पास था? ममेरे भाई बांडी के पास था। बांडी था ना उसका प्रधान सेनापति, बांडी, बंडी था ना प्रधान सेनापति, उसके पास था।
तो उसके पास था, तो नागभट्ट ने आक्रमण करके उसको हरा दिया था। और धीरे धीरे नागभट्ट के पुत्र वत्सराज ने तो लगभग पूरे हरियाणा पे कब्जा कर लिया था। ठीक है, अब मैं बात करूं पेवा में दो विलेख मिले हैं। पेवा में दो विलेख मिले हैं। पहला जो विलेख मिला है राजा भोज का, राजा भोज वह नागभट्ट से संबंधित है। इसमें पेवा को अशोक व्यापार का केंद्र बताया है, अशोक व्यापार का केंद्र बताया, और व्यापारी का नाम बताया विरजट। कौन सा व्यापारी बताया? विरजट। विरजट व्यापारी बताया है, अशोक व्यापार का केंद्र बताया है। और पेवा का जो भी लेख है ये गरीबनाथ का जो मंदिर है, डेरा है, वहां पर रखा गया पेवा में। गरीबनाथ का जो मंदिर है, डेरा है, वहां पर रखा गया पेवा में। ठीक है, और ये भगवान विष्णु से संबंधित भी है, भगवान विष्णु के बारे में ही बताया है। ये है पेवा के पहले विलेख का वर्णन। अब मैं पेवा के दूसरे विलेख का वर्णन करता हूं। पेवा का जो दूसरा विलेख है वो महेंद्रपाल से संबंधित है, महेंद्रपाल से संबंधित है। महेंद्रपाल भी इसी वंश का शासक था। इसमें महेंद्रपाल ने तोमरों का वर्णन किया है, तोमरों का वर्णन भी मिलता है कि आगे जाके जो ये प्रतिहार थे ये अपनी जागीर तोमरों को दे गए थे। प्रतिहार अपनी जागीर किसको दे गए थे? तोमरों को। प्रतिहारों के बाद तोमर आए थे। तोमरों को किसने हराया था? चौहानों ने। और चौहानों को किसने हराया? फिर मोहम्मद गोरी ने। ठीक है, तो यहाँ पे क्रोनोलॉजी बता दूं। अर्श, अर्श के बाद कौन आए? प्रतिहार। प्रतिहार में कौन आया? पहले नागभट्ट, नागभट्ट के बाद वत्सराज, फिर और भी आए थे। पर इंपॉर्टेंट कौन? आपका मिहिर भोज। मिहिर भोज जिसका पहला साक्ष्य मिला। मिहिर भोज के बाद बच्चों इंपॉर्टेंट महेंद्रपाल, जिसका दूसरा साक्ष्य मिला। महेंद्रपालों ने जमीन दे दी तोमरों को। ठीक है, तोमरों में लास्ट में था एक तो इंपॉर्टेंट तोमर अनंगपाल तोमर, फिर लास्ट में आ गया था गोपाल। गोपाल को किसने हरा दिया? अर्णोराज ने, अर्णोराज चौहान ने। और बाद में कौन पहुंच गया? पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, बात समझ आ गई नहीं आ गई? ये क्रोनोलॉजिकली हर्ष प्रतिहार आए, ये सारे प्रतिहार थे। अपने यहाँ प्रतिहार थे, महाराष्ट्र में राष्ट्रकूट थे, और बंगाल में पाल थे। अब प्रतिहारों का कहीं और भी साक्ष्य मिलता है। प्रतिहारों को और जो साक्ष्य मिलता है, प्रतिहारों का एक सिरसा में विलेख मिलता है। कहाँ विलेख मिलता है? सिरसा में। सिरसा में भी ये मिहिर भोज का विलेख है। प्रतिहार राजा मिहिर भोज का विलेख है, जिसने पशुपति संप्रदाय भगवान शिव के उपासक होने का वर्णन है। भगवान शिव के उपासक होने का वर्णन है पेवा में, जो सिरसा में, सिरसा में विलेख में। तो प्रतिहारों के तीन हो गए, एक दो तो पेवा में, एक मिहिर भोज और नागभट्ट का। मिहिर भोज के नागभट्ट में तो अशोक व्यापारी बताया है, और व्यापारी कौन था? वर्जट। गरीबनाथ के मंदिर में है ये अभिलेख। दूसरा अभिलेख पेवा का महेंद्रपाल से संबंधित है, जिसमें तोमरों का वंश का वर्णन है कि तोमरों को जमीन देकर चले गए थे। और प्रतिहारों का एक अभिलेख सिरसा में मिलता है, जिसमें मिहिर भोज का वर्णन है, जिसमें पशुपति शिव जी के संप्रदाय के बारे में बताया है। कर दूं भाई रब? तो प्रतिहारों के तीन अभिलेख बता दिए, गड़बड़ मत करियो। प्रतिहारों के दो तो पेवा में है। पेवा का पहला नागभट्ट मिहिर भोज का, पेवा का दूसरा महेंद्रपाल का, और सिरसा में जो विलेख है वो भी मिहिर भोज का, पशुपति शिव संप्रदाय। पेवा का पहला अभिलेख घोड़ों के बारे में बताता है, विरजट नामक व्यापारी होता था। और पेवा का दूसरा अभिलेख तोमरों के बारे में बताता है, महेंद्रपाल का। क्योंकि बता दिया, जो हर अर्श के बाद कौन आए थे? प्रतिहार आए थे। प्रतिहारों में पहला नागभट्ट ने आक्रमण किया था। नागभट्ट के बाद कौन? वत्सराज का पूरे हरियाणा पे, फिर मिहिर भोज, फिर महेंद्रपाल। महेंद्रपाल के वंशज किसको जमीन देंगे? तोमरों को। तोमरों में इंपॉर्टेंट अनंगपाल तोमर। फिर उसके बाद बच्चों कौन सा? गोपाल। लास्ट में अर्णोराज चौहान ने हराया था। आज इससे अगला भी लेख इसी कड़ी में है अजमेर। अजमेर का विलेख किससे रिलेटेड होगा? चौहानों से रिलेटेड होगा। इस अभिलेख में बताया गया किस प्रकार अर्णोराज ने गोपाल को हराया। और हरितानक कितना? हरियाणा में हरितानक में बहने वाली
कलंदी नदी, कलंदी नदी किसको कहा? यमुना नदी को बिल्कुल लाल कर दिया था, गंदा कर दिया था, पानी गंदा कर दिया। और हरितानक की महिलाओं के आंसू नहीं सूख रहे थे, महिलाओं के आंसू नहीं सूख रहे थे। तो इतना उत्पात मचाया था किसने? अर्णोराज चौहान ने। इस अभिलेख में बताया किस तरह उत्पात कि जब हरियाणा पे लड़ाई लड़ी अर्णोराज चौहान ने, जिसने गोपाल को हराया बच्चों, अर्णोराज ने गोपाल चौहान को हराया। उसने क्या? हरितानक, हरितानक मीन्स हरियाणा, हरियाणा की कौन सी नदी? कलंदी, पेपर में आ जाए कलंदी नदी का वर्णन किससे संबंधित? यमुना से। यमुना के पानी को गंदा कर दिया और महिलाओं के आंसू नहीं सूख रहे थे। कौन सा अभिलेख? अजमेर का अभिलेख। पृथ्वीराज द्वितीय मैंने बताई थी ना, पृथ्वीराज द्वितीय है वो, पृथ्वीराज द्वितीय। अर्णोराज के बाद बच्चों, अर्णोराज के बाद आया था बीसल देव। कौन बच्चों? बीसल देव, जिसको विग्रह राज चतुर्थी और क्रोनोलॉजी को समझ लो। अर्णोराज पहला अटैक किया अर्णोराज ने, फिर पूर्णतः समाप्त किया बीसल देव ने। अंतिम हारने वाला कौन था? गोपाल। बीसल देव को विग्रह राज चतुर्थ भी कहते हैं, जिसका अभिलेख टोपरा वाले अभिलेख में अलग से वर्णन है। बीसल देव के बाद आया पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज द्वितीय जिसके बारे में आसी अभिलेख है, आसी अभिलेख है। फिर इसके बाद आया पृथ्वीराज तृतीय, जिसको राय पिथौरा, पृथ्वीराज चौहान जो है मेन, वो पृथ्वीराज तृतीय है, जिसके मोहम्मद गौरी के साथ क्या हुई? लड़ाई हुई। पूरा सीक्वेंस समझ आ गया? अर्णोराज, वैसे अजमेर में जिसने बसाया था वो अजयराज था, अजमेर जिसने बसाया वो अजयराज, अजयराज अर्णोराज, अर्णोराज ने लड़ाई लड़ी अजमेर अभिलेख में कि हरितानक को हरियाणा की नदियों गंदा कर दिया और महिलाओं के आंसू नहीं सूखे। अर्णोराज के बाद बीसल देव विग्रह राज चतुर्थ, जिसका मलेच्छों को राया, मलेच्छों को राया और पर्वतीय भूमि पर भी किसका कब्जा हो गया? चौहानों का। ये मलेच्छों को हराने का वर्णन किसमें मिलता है? टोपरा अभिलेख में। किसमें? टोपरा अभिलेख में। फिर पृथ्वीराज द्वितीय जिन्हें आसी में अभिलेख मिलाया, और पृथ्वीराज तृतीय जिन्होंने अंतिम रूप से बाधानकों को हराया। किनको हराया? बाधानकों को, जो आपके रेवाड़ी महेंद्रगढ़ वाले इलाके में थे बाधानक। बाधानक निकले बहुधान्यक से, किसे निकले? बहुधान्यक से। और पृथ्वीराज तृतीय की लड़ाई किसके साथ हुई? गौरी के साथ। के साथ लड़ाई हुई? गौरी के साथ। ठीक है, कर दी इसको रब। ये दोबारा हिस्ट्री पूरी की पूरी रिवाइज भी हो रही है। आ जाओ भाई अगला, बोर पालमी का भी लेख बोर में है, बोर रोहतक में, विष्णु से रिलेटेड, बस इतना ध्यान रखो। जज्जर में दो हैं बच्चों, जज्जर में दो भी लेख, एक तो है बाजार वाली मस्जिद, बाजार वाली मस्जिद, और एक है बुआ कलाल, बुआ कलोल, बुआ कलोल, बुआ कलोल का अभिलेख तालाब। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या? बुआ कलोल के बारे में बच्चों, अब्दूस अहमद की कब्र, अब्दूस अहमद की कब्र समझाता हूं क्या था। ये बुआ कलाल जो थी भाई, ये शेर शिकार करने गई थी, ये निर्भीक स्त्री थी। शिकार करते हुए अब्दुल सम्मद को मिल गया, अब्दुल सम्मद है बच्चों, सॉरी ये अब्दुल अहमद नहीं, अब्दुल सम्मद। ये घायल हो गई थी, अब्दुल सम्मद ने इसको बड़ा ही साहसीपूर्ण दिखा के शेर से बचा लिया, दोनों ने शेर को मार दिया। इससे इसके जो पिता थे वो हो गए भाई, उसके पिता ने बोले बोल तुझे क्या चाहिए, तो इसने इसका हाथ मांग लिया। उस समय तो हाथ दे दिया भाई, हाथ देने के बाद उसको सोचा गरीब बहुत था तो उसको शादी नहीं करना चाहता था, तो इसको जबरदस्ती बुलवा के एक सेना में शामिल करवा दिया, सेना में शामिल करवा के वहां पर युद्ध में भेज दिया। हालांकि ये वीर था परंतु युद्ध में इसको प्रतिष्ठित नहीं था, वहां इसकी मृत्यु होगी। और इसकी बुआ की अलग जना के करना चाहता, मैरिज करना चाहता, परंतु इसने आजीवन कुआरापन अपनाया और मैरिज नहीं करी। और सच्चाई पता लगने के बाद वहीं पर अपनी उस कब्र के सहारे अपनी क्या कर दिए, प्राण त्याग दिए। तो उनकी लव स्टोरी से रिगार्डिंग है बुआ कलोल का तालाब और अब्दुल सम्मद की कब्र और बाजार वाली मस्जिद। तो ये भी लेख भी आ सकता है। ठीक है बच्चों, हिसार के पास क्रांतिमान पार्क, हिसार के पास क्रांतिमान पार्क स्मारक, क्रांतिमान पार्क स्मारक हिसार के पास। इसमें क्या था बच्चों, एक इंग्लैंड का अफसर था बच्चों, लेफ्टिनेंट CW बोरकेल। जब 1857 की क्रांति हुई तो इसके पूरे परिवार को इसको मार दिया था, तो उनके सम्मान में यहाँ पर क्रांति मार्ग समारोह बनाया गया था। भाई गलत होया, परिवार को मार दिया,
क्रांति मार्ग स्मारक बना रखा है हिसार में, उसका भी लेख भी वर्णित है हरियाणा में, क्रांति मार्ग स्मारक हिसार में, वहां पे क्रांति मार्ग पार्क भी बन रहा है। अब आ जाओ, देखो यक्ष की प्रतिमा मैंने कहां बताई थी, अथीन पलवल। और भाई वैश्य की प्रतिमा, गंधार शैली की वैश्य की प्रतिमा झज्जर में। परंतु अगर यक्ष की प्रतिमाएं शुंगकालीन आ जाए, शुंगकालीन के शुंग के समय यक्ष की प्रतिमा आ जाए, शुंगकालीन यक्ष की प्रतिमा आ जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, अमीन कुरुक्षेत्र। खाली यक्ष की प्रतिमा आए और नॉर्मल कुछ शुंगकालीन ही दे रखा हो तो तुमने आंसर लगाना पड़ा अथीन। या आज अमीन में किसकी प्रतिमा है, अमीन में किसकी प्रतिमा, भी मन्नू के अलावा यक्ष की प्रतिमाएं, और कौन से काल की हैं वे, शुंग काल की हैं। तो क्वेश्चन अगर शुंगकालीन और अमीन से रिलेटेड करके पूछे तब आंसर देना है ना, तो खाली अथीन पलवल लगाना है। ठीक है, हमें पता है समुद्रगुप्त के सिक्के कहां मिले, मिथ्याथल भिवानी में मिले थे, नहीं मिले थे। समुद्रगुप्त के सिक्के मिथ्याथल भिवानी में मिले थे, परंतु गुप्त वंश के गुप्त वंश के सोने के सिक्के सतकुंभा सोनीपत में मिले। तो समुद्रगुप्त के सिक्के में मिथ्याथल भिवानी तो वो भी गुप्त वंश का है, इसके अलावा गुप्त वंश के सिक्के आ जाए और मिथ्याथल भिवानी आंसर में ना हो तो सतकुंभा में भी गुप्तकालीन सोने सिक्के मिले हैं। गुप्तकालीन सोने सिक्के सतकुंभा सोनीपत में मिले। ये मंदिरों का बहुत बड़ा जंजाल वहाँ था, बहुत ज़्यादा मंदिर थे वहाँ पर सतकुंभा में, तो बाद में मुसलमानों ने ढाए गए थे। समुद्रगुप्त के तो जगाधरी और मिथ्याथल में मिले, पता है ना, समुद्रगुप्त के तो जगाधरी व मिथ्याथल में मिले थे। हरियाणा में मुसलमानों की प्राचीन श्रवण मुद्रा, हरियाणा में मुसलमानों की प्राचीन श्रवण मुद्रा ये थानेसर में मिली है भाई। मुसलमानों की पहली प्राचीनतम श्रवण मुद्रा मुसलमानों की बोले थानेसर में, उसके ऊपर संस्कृत में कुछ लिखा हुआ था जिसका अर्थ था मोहम्मद पैगंबर, मोहम्मद पैगंबर। तो संस्कृत में लिखा हुआ था मोहर के ऊपर, कहां पर, मुसलमानों की पहली मोहर थानेसर में, मुसलमानों की पहली मोहर थानेसर में। ठीक है बच्चों, महाभारत युद्ध से रिलेटेड आ जाओ भाई, थोड़ा महाभारत युद्ध से रिलेटेड। महाभारत युद्ध भाई, महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र में क्यों लड़ाया गया, इसके पीछे भी स्टोरी थी। नारद ने युधिष्ठिर को बताया था कि ये जो धरती है यहां पर जो भी व्यक्ति मरेगा सीधा स्वर्ग जाएगा। सीधा कहा जाएगा, किसने बताया, नारद ने। क्यों बताया, उन्होंने यहां पर दो ऋषियों की तपोभूमि बताया था, महर्षि पुलस्त्य और महर्षि लोमवर्ष। दो ऋषियों का वर्णन करते हुए बताया था ये जो धरती है ये पवित्र भूमि है और यहां पर जो मरेगा वो कहां जाएगा। इनके बाद बताने के बाद युधिष्ठिर जी राजी हो गए थे यहां युद्ध करने के लिए। ठीक है, मैंने 4 यक्ष बताए थे जो अलग अलग 4 द्वारपालों पे 4 यक्ष थे। इसी के अलावा महाभारत के युद्ध में 4 व्यू बने थे। व्यू जो ये महाभारत में लिखा हो तो अलग चीज है, परंतु मुख्य रूप से 4 व्यू बने थे, चक्रव्यूह जैसे 4 व्यू बने थे। देखो वो व्यू कौन से थे, ध्यान से समझो व्यू कौन से थे। देखो पहला था ये जो बना था ये दृष्टदती नदी के किनारे, दृष्टदती नदी के किनारे चक्रव्यूह और आपका हंस व्यू, ये 2 व्यू बने थे दृष्टदती के किनारे। चक्रव्यूह जो बनाया था द्रोणाचार्य ने, किसने बनाया, द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह बनाया। और बच्चों ये बनाया था कपिल यक्ष, स्थान बता रहा हूं, कपिल यक्ष राम राय जींद के पास, कपिल यक्ष राम राय जींद के पास द्रोणाचार्य ने। तो उस तरह तो सेना थी ना, कपिल यक्ष चक्रव्यूह द्रोणाचार्य ने। ठीक है, और अंशव्यूह था, इसके अंशव्यूह के मुखिया थे बच्चों दुर्योधन। कौन थे, दुर्योधन हंसव्यूह के। और हंसव्यूह जो बनाया था आपका, ये बनाया था तरंतुक सीख पानीपत, तरंतुक यक्ष के पास सीख पानीपत। बताया था दोबारा यक्ष भी हो गए, कपिल यक्ष राम राय जींद
और तुरंतों की एक सीख पानीपत, 2 व्यू चक्रव्यूह और अंशव्यूह किसकी तरफ से, कौरवों की तरफ से दशरथ नदी के किनारे। 2 व्यू बने थे सरस्वती नदी के किनारे। सरस्वती नदी की तरफ कौन थे, यहाँ पर थे पांडव। कौन थे बच्चों, पांडव। पांडवों ने कौन से व्यू बनाए वो देखो। पांडवों ने बनाए तो कर्म व्यू, जिसके संचालन करता थे युधिष्ठिर। कौन थे संचालन करता, युधिष्ठिर। कर्म व्यू ये बनाया था आपका अरंतुक यक्ष के पास। अरंतुक यक्ष, अरंतुक यक्ष कहां पर, पीपली में, पीपली के रतगाल गांव, पीपली के रतगाल गांव कुरुक्षेत्र, अरंतुक यक्ष कर्म व्यू। ठीक है। दूसरा जो व्यू बनाया था वो बनाया था आपका मकर व्यू। कौन सा व्यू, मकर व्यू। यह बना, इसके संचालन करता थे सहदेव। सहदेव ये था बहरी यक्ष, या मैं बोलूं रणतुक यक्ष। रणतुक यक्ष कहां पर, सीवनखंड कैथल, सीवनखंड कैथल। बता दिए भाई ये 4 व्यू। 2 तो दशरथी नदी के किनारे चक्कर व्यू और अंश व्यू, और 2 कर्म व्यू और मकर व्यू, क्योंकि महाभारत से रिगार्डिंग क्वेश्चन जनरली पूछ लेते हैं। महाभारत से रिगार्डिंग क्वेश्चन जनरली पूछ लेते हैं भाई। ठीक है, कर दूं रब इसको। कर्म व्यू, मकर व्यू, इनसे रिगार्डिंग क्वेश्चन मैं अपनी टेस्ट सीरीज में भी डालूंगा। टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन डालूंगा जब आपके 16 होने चाहिए, पूरे हरियाणा के 16 हो चाहे ना हो, पर आप लोगों के 16 जरूर होने चाहिए। बात सुनने आगे नहीं आगे। जोगना खेड़ा भी कुरुक्षेत्र में है, ये भी आपका हड़प्पाकालीन साक्ष्य है। जोगना खेड़ा कुरुक्षेत्र, जोगना खेड़ा कुरुक्षेत्र हड़प्पाकालीन साक्ष्य। जो शुद्ध यमुनानगर है, शुद्ध यमुनानगर, इसका जिक्र महर्षि पाणिनि ने भी किया है। महर्षि पाणिनि ने भी किया है। देखो महर्षि पाणिनि की पुस्तक का नाम अष्टाध्यायी है। क्या नाम, महर्षि पाणिनि का पुस्तक का नाम अष्टाध्यायी। ये संस्कृत की व्याकरण है, परंतु ये टिपिकल संस्कृत में थी, तो इसको सरल रूप से बनाने के लिए महर्षि पतंजलि ने इसकी सरल रूप में लिखी महाभाष्य। क्या लिखी, महाभाष्य, महाभाष्य। और पाणिनि की थी अष्टाध्यायी। तो पाणिनि की अष्टाध्यायी में भी लिखा गया शुद्ध यमुनानगर एक प्राचीनतम वो था, प्राचीनतम शहर है कि पाटलिपुत्र से जब गांधार तक जाओगे अशोक साम्राज्य में, तब ये मुख्य शहर था। कौन, शुद्ध यमुनानगर। और अयुन सांग, जो अवेन सांग उसने भी लिखा, ये तो पूरे यूनानियों के साथ व्यापार करने का एकमात्र केंद्र था। हीरो जवाहरातों का व्यापार करने का, हीरो व जवाहरातों का व्यापार करने का उत्तर भारत का एकमात्र केंद्र था यूनानियों के साथ व्यापार करने का, शुद्ध यमुनानगर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राचीन काल में हीरो व जवाहरातों के व्यापार करने का, या कनिष्क मार्ग पे पढ़ने, वो रेशम सिल्क मार्ग पर पढ़ने वाला, रेशम सिल्क मार्ग पर पढ़ने वाला मुख्य केंद्र हरियाणा का कौन था, शुद्ध यमुनानगर, जगाधरी। ठीक है। क्योंकि जो ये योद्धे गणराज्य थे, इन्होंने ब्राह्मण व्यवस्था को, वर्ण व्यवस्था को नहीं अपनाया, तो ब्राह्मणों ने इनको संस्कार शून्य कहा था। ब्राह्मणों ने योद्धे गणराज्य या गणराज्य को क्या कहा था, संस्कार शून्य, क्योंकि उन्होंने वर्ण व्यवस्था नहीं अपनाई। ये तो गलत था भाई, ना अपनाई, तो संस्कार शून्य कहा था। किसको संस्कार शून्य कहा गया, गणराज्य को। अब मैं कुछ तीर्थों के नाम बता रहा हूं जो प्राचीन टाइम पर तीर्थ थे, परंतु आज उनके नाम चेंज हो गए और वो कहां पर हैं। प्राचीन टाइम पर, महाभारत टाइम पे वे तीर्थ थे, परंतु आज उनके नाम चेंज हो गए और वे कहां पर हैं। ठीक है। जैसे पृथ्वी तीर्थ, कुछ पौराणिक तीर्थ में भारत के टाइम पे, पृथ्वी तीर्थ इसका नाम है आज के टाइम पे पगा, और कहां पर है, गांव करनाल में, पृथ्वी तीर्थ। इसके अलावा अरुण तीर्थ, अरुण तीर्थ ये आटा गांव को कहते हैं, आटा जुरासी, सफीदोजींद के पास आटा जुरासी। इसके अलावा बात करता हूं बच्चों, अगर इसमें आटा, ये देख लेना बच्चों, ये देखूंगा एक बार, आटा पानीपत में तो नहीं पड़ता, आई थिंक जींद में ही पड़ता है, और देख लूंगा पास में। कोई डाउट हो, कोई आसपास का तो बता देना आटा के बारे में मुझे डाउट करके। वैसे हम जींद में ही शायद। फुलमुन कहां पर, कोल कैथल, फुलमुन कोल कैथल, फुलमुन का वर्तमान आज है ना पेपर में क्वेश्चन, कोल नामक जगह कहां पर है, कैथल में। महाभारत वर्णित, तो इस तरह क्वेश्चन आएंगे। महाभारत वर्णित आटा नामक जगह कहां पर है, अरुण तीर्थ कहां पर है,
ठीक है। इसके अलावा आ जाओ बच्चों देशवेद, देशवदेद, ये नाम है ददरबा का, ये भी स्पीदों में है। सूर्य तीर्थ, ये यमुनानगर नहीं है बच्चों, सूर्य तीर्थ है सुजमा, सजूमा, सजूमा एक गांव नरवाना के पास है, जींद में, नरवाना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बताए। और जो है ना, और भी काफी नाम पुराने, पर वो अंताजे से निकल जाएंगे। जैसे अंताजे से आ जा व्यास तीर्थ, तो व्यास तली कैथल हो जाएगा, अंताजे से निकल जाएगा। वे अंताजे से निकालने, वो जो अंताजे से नहीं निकलेंगे वो मैंने पढ़ाए हैं, जो अंताजे से नहीं निकलेंगे। और तीर्थ अंताजे से निकल जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली कर लोगे। ऐसे 50 का लिखने का फायदा नहीं है। जो अंताजे से निकल जाएंगे वो नहीं लिख रहा, जो नहीं निकलेंगे अंताजे से वो बताए। पृथ्वी तीर्थ पगा करनाल, अरुण तीर्थ आटा जुरासी स्पीदो, फुलमुन कोल कैथल, जसोमेध ददबरबा स्पीदो, सूर्य तीर्थ सजूमा नरवाना। भाई महाभारत कालीन किस योद्धों ने गणराज्य के ऊपर विजय पाई थी? महारथी कर्ण ने। जब महारथी कर्ण ने रण विजय कराया था ना, उसके लिए, किसके लिए आपका रण विजय कराया था? उसके लिए दुर्योधन के लिए, पूरे उसको जीता था, पूरे विश्व को, विश्व रथ यात्रा करी थी, जब गणराज्य के ऊपर भी जीत पाई थी। बुद्ध व जैन से रिलेटेड आ जाओ भाई, बुद्ध व जैन से रिलेटेड। जींद में आदिनाथ की धातु की प्रतिमा मिली है। आदिनाथ जैन तीर्थकार की धातु की प्रतिमा कहाँ मिली है? जींद। आदिनाथ जैन तीर्थकार की कहाँ मिली है धातु प्रतिमा? जींद। महाभारत में उसमें रोहतक में बताई थी ना, जैन की मूर्ति मिली। रोहतक में क्या मिली है? सरस्वती जो माता है, सरस्वती माता की गोद में 2 तीर्थकारों को दिखाया गया है, पार्श्वनाथ को और महावीर को। पार्श्वनाथ व महावीर को किस माता की गोद में दिखाया गया? सरस्वती माता की। कहां पर? रोहतक में। और जींद में आदिनाथ की धातु की प्रतिमा मिली है। ठीक है। सिरसा में क्या मिला है? आरूढ़ खंडित मूर्ति मिली है। तो जैनों की खंडित मूर्ति कहां मिली बच्चों? सिरसा में। अगर वो हमें बताई थी ना जली हुई पांडुलिपि, अगर वो हमें जली हुई पांडु, इस प्रकार खंडित मूर्ति सिरसा में। और कहते हैं सिरसा पाटन में ही जो नेमी चंद्र जैन था, नेमी चंद्र जैन बहुत इंपॉर्टेंट, ये साहित्यकार हुए हैं। नेमी चंद्र जैन ने गंडास सूत्र की रचना की है। गंडास सूत्र किसका ग्रंथ है? जैन का। तो इनकी रचना कहाँ की? सिरसा पाटन हरियाणा में। सिरसा पाटन हरियाणा में चंद्र ने गंडास सूत्र सिरसा पाटन हरियाणा में, बड़ा ग्रंथ है ये। ठीक है। मैंने बताई थी सरस्वती और दृष्टदती नदी, इन दोनों के बीच में हड़प्पा फैली थी। और ब्रह्मावत भी कहे ना, ब्रह्मावत, कुरुक्षेत्र को ब्रह्मावत कहते हैं या हरियाणा को ब्रह्मावत कहते हैं। ये जो कौन सी नदियों के दोनों के बीच में था? सरस्वती व दृष्टदती। सरस्वती व दृष्टदती के क्षेत्र को ब्रह्मावत कहते हैं। पेवापर्थ दुख के बारे में पता है हमने सारा। पेवापर्थ दुख पेपर में आ जा। पेवापर्थ दुख को सरस्वती अरुणा संगम के नाम से भी जानते हैं। सरस्वती अरुणा संगम क्या था? यहाँ पर राक्षसों को मोक्ष दिलवाया था मुनियों ने। तो कहते हैं यहाँ पर कोई भी पश्चाताप करना चाहता हो तो प्रदुप पेवा के सरोवर में वहां पर स्नान कर ले, उसका पश्चाताप हो जाता है। सरस्वती अरुणा संगम किस तीर्थ को मानते हैं? पेवापर्थ दुख को। प्राची तीर्थ मैंने बताया ना कुरुक्षेत्र में प्राची तीर्थ बताया था ना, प्राची तीर्थ कुरुक्षेत्र। जो बच्चों प्राची तीर्थ कुरुक्षेत्र है, ये शाहबाद वाले तीर्थ को मारकंडा तीर्थ से, मारकंडे से ऋषि से रिगार्डिंग जानते हैं। मारकंडे ऋषि से प्राची तीर्थ किससे समझते हैं? मारकंडा ऋषि, शाहबाद कुरुक्षेत्र। पेवा तीर्थ को सरस्वती अरुणा संगम भी मानते हैं। कहते हैं यहाँ पर ऋषियों ने राक्षसों को मोक्ष दिलवाया था। एक दो पेज और रह गए बच्चों, अरसकाल 2 पेज रह गए बस, छोटा सा, बहुत इंपॉर्टेंट है अगला क्वेश्चन भी अरस से रिलेटेड बच्चों। अरस से रिलेटेड पूरा क्रोनोलॉजिकल लिख रहा हूं, जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं अरस से संबंधित। देखो ध्यान से। हर्ष भाई जन्म हो गया इसका 589 ईस्वी में। ध्यान से जन्म पूरा पूछ सकता है 589 ईस्वी में। 605 में इसका भाई मरा था राज्यवर्धन। 606 में कार्यभार संभाला 606 में। ठीक है। परंतु जब इसने कन्नौज जीत लिया था, कन्नौज प्रॉपर जीत लिया था, राजेश्वरी जो इसकी बहन बहुत बड़ी विदुषी थी, उसके साथ कन्नौज जीतने के बाद इसने
विधिवत राज्याभिषेक कराया था 612 में, विधिवत राज्याभिषेक कराया 612 में। और जब इसने अपने नाम के पीछे राजपुत्र उपाधि ली, वह शिलादित्य उपाधि ली, तो शिलादित्य उपाधि आ जाए, राजपुत्र उपाधि आए, किसकी है? अर्श की है। कब ली? 612 में विधिवत राज्याभिषेक कराया। प्रथम दान का इसका साक्ष्य मिलता है। प्रथम पंचवर्षीय प्रयाग दान पत्र प्रथम इसका कब था बच्चों? 617 में, 617 में। और अंतिम पूछो तो छठा अंतिम था 643 में। तो प्रथम याद रख लो और अंतिम याद रख लो। प्रथम 617 ईस्वी में प्रथम प्रयाग दान दिया करता। प्रयाग इलाहाबाद में दान देने के साक्ष्य मिले इसके बहुत बड़े। इलाहाबाद में कहते इसने अपना आधे से ज्यादा राज्य दान कर दिया था। तो प्रयाग में पहला दान पत्र इस प्रकार के 5 साल में 6 दान पत्र करे थे ने, ठीक है। 1730 में, तो 1747 तो छठा 643 में हो गया, छठा 643 ईस्वी में। इसके अलावा आ जाओ बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, इसके 2 महादान पात्र जो हैं, 2 अन्य महादान पात्र जो हैं वो हैं, एक तो बांसखेड़ा यूपी में, एक मधुबन यूपी में। 2 इंपॉर्टेंट दान पत्र हो रहे हैं, बांसखेड़ा यूपी और मधुबन यूपी। 2 दान पत्रों के नाम है, बांसखेड़ा दान पत्र, मधुबन दान पत्र। अरसचरित्र की जो रचना हुई किसने करी? बाणभट्ट ने, या बाणभट्ट से मुलाकात आ जा कब हुई इसकी? 620 में, ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय से हार गया था ये, पुलकेशिन द्वितीय से जो हार गया था, जो लड़ाई का वर्णन है 630 से 634 एहोल अभिलेख नर्मदा नदी के किनारे एहोल अभिलेख में ये हार गया था पुलकेशिन द्वितीय। और इसकी मनसा वही की वहीं खत्म हो गई थी, पूरे भारत को जीतने की। इंपॉर्टेंट पॉइंट है सरो खाप पंचायत। तो पहले खाप पंचायत कब अस्तित्व में आई? खाप पंचायतों का अस्तित्व हर्षवर्धन के समय से था। सरो खाप पंचायत बैठाई थी इसने, इसका आयोजन किया था दिसंबर 642 में, 642 ईस्वी में दिसंबर में। तो खाप पंचायतों का इतिहास बहुत पुराना है। सरो खाप पंचायत किसने बैठाई थी भाई? सरो खाप पंचायत थी हर्षवर्धन ने। और इसने एक धर्म परिषद भी बनाई थी। धर्म परिषद इस खाप बिठाने के बाद बनाई थी, धर्म के आचरणों को सुधारने के लिए 643 में। और इसी वर्ष इसने क्या कराया था? छठा वार्षिक दान पत्र भी किया था। और मृत्यु हुई थी रस की 647 में। और अयुन सांग जो इसके काल में रहा था बच्चों 634 से 44 के बीच में, 634 से 44 के बीच में अयुन सांग, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने डाटा बता दिया आपको, 634 से 644 के बीच में अयुन सांग, समझ लो दोबारा। अर्श की जन्म हुआ 589 में, 606 में कार्यभार 605 का भाई मर गया था राज्यवर्धन, 606 में कार्यभार संभाला था। फिर भाई 612 में विधिवत राज्याभिषेक होया था। राज्याभिषेक के टाइम में राजपुत्र शिलादित्य उपाधि ली थी। प्रथम पंचवर्षीय प्रयागदान पत्र 617 में कराया था, ठीक है। और 6 बार करे थे। छठा कब कराया? 643 में, और 5 साल बाद। अरसचरित्र ने बाणभट्ट कब लिखी? 620 में, कि उसका दरबारी कवि था। 630 से 634 में एहोल अभिलेख नर्मदा नदी के वर्णन मिलता है। सरो खाप पंचायत बहुत इंपॉर्टेंट, 642 ईस्वी में खापों के बारे में। और धर्म परिषद 643 में, 647 में मात्र 58 वर्ष की आयु में इसकी क्या होगी थी? मृत्यु होगी थी भाई। कर दो इसको रब भाई, बहुत इंपॉर्टेंट देख लियो क्या हो गया। 47 और 11 58, हाँ 47 से 11 58, ठीक है। 58 वर्ष की आयु में इसकी मृत्यु हो गई थी। अब मैं बात करता हूं, प्रतिहार बताए थे। प्रतिहारों ने किसके भाई? नागभट्ट ने किसके खिलाफ लड़ाई ली थी? थानेसर में ये जिसका मेरा भाई था बंडी, वो राज कराया करता, वो हरा दिया था नागभट्ट ने। इसके अलावा क्या और भी? कन्नौज में कौन था? कन्नौज में इसके वंशजों में को हराने के बाद यशोवर्मन आ गया था। वही यशोवर्मन आ गया था, यशोवर्मन आ गया था इसके वंशजों को हराने के बाद। यशोवर्मन को फिर 690 ईस्वी में ललित द्वितीय मुकतपीठ, ये कौन था? ये कश्मीर का राजा था, कश्मीर का लोहार वंश का राजा था। कश्मीर के लोहार वंश के राजा ने तो यशोवर्मन जो कन्नौज का राजा बन गया था, उसके मरने के बाद उसके उत्तराधिकारी कमजोर थे, उसको हराया था। किसने? कश्मीर के राजा ने हराया था ललित मुद्दे मुकतपीठ। तो पेपर में आता कश्मीर ने 2 बार हरियाणा पर अटैक कराया है। एक तो कन्नौज पे कराया, कन्नौज के क्योंकि कन्नौज हरियाणा के अंडर में आता था थानेसर वाले में। और कश्मीर का लोहारी वंश का राजा था अनंत देव।
लोहारी वंश का राजा था कौन? अनंत देव। इसने कब कराया था? इस अनंत देव ने कराया था बच्चों 1075 में। मोहम्मद गजनवी जब लूट के लेके चला गया था ना, मोहम्मद गजनवी के लूटने के बाद तोमर जो राजा थे उनके ऊपर अटैक कराया था लोहारी वंश कश्मीर के अनंत देव ने। ये भी कोई फायदा नहीं उठा पाया था क्योंकि आंतरिक कलह की वजह से फायदा नहीं उठा पाया। तो कश्मीर के 2 बार अटैक हुए हैं हरियाणा पर। एक तो अटैक कब हुआ? अरस के मरने के बाद यशोवर्मन जब कन्नौज का राजा बन गया उस पे ललित दित मुकड़पीड ने कराया। एक भाई गजनी जब लूट के ले गया था उसके बाद 1075 में तोमरों के ऊपर लोहारी वंश के अनंत देव ने किया। हमें क्या पता ये अटैक हुए थे? पता लगता है कलहण की राज तरंगणी से। कलहण की राज तरंगणी से किसने लिखी? कलहण की राज तरंगणी बिल्लन, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया। कलहण की राज तरंगणी में 2 बार हरियाणा पर अटैक की बात करी है। एक बार तो बता दी मैंने भाई ये तोमरों के ऊपर अटैक करने की बात करी है, और एक बार उसके कन्नौज वाले हिस्से पर। कन्नौज वाले हिस्से पर अर्श के मरते कराया था ललित मुकड़पीड ने, और लाहौरी वंश के अनंत देव ने कराया था तोमरों के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने डाटा बता दिए। और नागभट्ट का तो बताया था, नागभट्ट का तो किसके ऊपर भाई? अर्श के मेरे भाई बांडी के ऊपर, ठीक है। और अंतिम में किसको दे गए थे? तोमरों को जमीन दे गए थे ना, प्रतिहार किसको जमीन दे गए थे? तोमरों को। आ जाओ भाई, गजनी के आक्रमण करते हैं बच्चों, गजनी के आक्रमण। गजनी सुबक्तगीन ने लगभग 17 बार भारत पर आक्रमण करे, 17 बार भारत पर आक्रमण करे। अन्य अन्य विद्वान अलग अलग नाम देते हैं। 986 में जयपाल तोमर पे किया भाई, जयपाल तोमर में उसकी सहायता के लिए कोई नहीं आया तो जयपाल तोमर ज़्यादा दिन तक नहीं बचा पाया और वो हार गया। फिर इसका पुत्र आनंदपाल था, उसने भी लड़ाई लड़ी, उसकी सहायता के लिए भी कौन नहीं आया। फिर दोनों बार के तोमरों को किसने हरा दिया? महमूद गजनवी ने, बुरी तरह से हरा दिया भाई। कहते हैं इसके बाद वो 1014 पे उसने अटैक किया थानेसर में 1014 पे थानेसर ने। थानेसर से बहुत इंपॉर्टेंट आता है यहाँ पर चक्कर स्वामी मूर्ति थी जो थानेसर में, जिसके 4 हाथ थे और चक्कर उठाए हुए था। भगवान विष्णु की मूर्ति जो थी, जो महाभारत विजय के उपलक्ष्य में बनाई थी पांडवों ने, महाभारत विजय के उपलक्ष्य में पांडवों ने बनाई थी, उस मूर्ति को खंडित कर गया और साथ में तोड़ गया था 1014 में थानेसर में अटैक करके महमूद गजनवी। चक्कर स्वामी मूर्ति के बारे में कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट आता है। किससे निर्मित थी? काश्य से निर्मित चक्कर स्वामी मूर्ति। अभी तक नहीं क्वेश्चन पूछा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछने के चांस पूरे अगर बढ़िया एग्जामिनर होगा तो। अलग अलग धारणा है। उत्बी कहता है जो महमूद गजनवी जो आया था ना, भारत में इस्लाम धर्म का प्रसार करने आया था, और थानेसर के सिंगली प्रजाति के हाथी पेपर में आ गया। थानेसर में किस प्रजाति के हाथी थे? सिंगली प्रजाति के हाथी थे। उनको लेने आया था और इसका इस्लाम का प्रसार करने आया था महमूद गजनवी। इस्लाम का प्रसार करने आया था और इनको लेने आया था महमूद गजनवी, ठीक है भाई। जब ये गजनवी लूट लाट कर चला गया था, फिर इन तोमरों में हुआ था अनंगपाल तोमर। इन्हें फरीदाबाद वगैरह बसाया था अनंगपाल तोमर ने भाई। अनंगपाल तोमर ने महेंद्रगढ़ भी बसाया था अनंगपाल तोमर ने कहते हैं पूरे हरियाणा का सुदृढ़ निर्माण करा दिया था इसने भाई। वहाँ सूरजकुंड भी बनाया था, ठीक है, मयूर झील सूरजकुंड बनाया था अनंगपाल तोमर ने। पूरे हरियाणा का दोबारा क्या कर दिया था? सुदृढ़ निर्माण कर दिया था अनंगपाल तोमर ने। तो तोमरों में बढ़िया राजा कौन हुआ था? अनंगपाल तोमर, ठीक है। फिर भाई तोमरों को किसने हराया था? बता दिया था, अर्णोराज ने हराया था। अर्णोराज ने पहला अटैक कराया, परंतु पूर्ण रूप से हराया तो कौन होगा? बिसल देव। पहला अटैक अर्णोराज ने किया, जिसका अभिलेख हमें अजमेर अभिलेख में मिलता है। कहते हैं कि यहाँ की जो औरतें थी उनके आंसू नहीं सूखे, और कालंदी जो यमुना नदी है उसका जल गंदा हो गया, और हरितानक में पूरी तराई मच गई हरियाणा में। तो बच्चों इसके बाद अब कौन आए थे भाई? चौहान आए थे। चौहानों में कौन? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय की किसके साथ लड़ाई हुई थी? मोहम्मद गौरी के साथ, जो हमने लास्ट में पढ़ा था, मोहम्मद गौरी के साथ लड़ाई। अब उसमें बात सुनो, इन लड़ाइयों के बारे में अलग अलग वर्णन है। देखो जैसे प्रबंध चिंतामणि है एक पुस्तक आपने सुनी भी होगी, प्रबंध कोश।
एक है बच्चों पृथ्वीराज रासो, एक हमीर रासो। देखो जो भारत की पुस्तक होंगी वो पृथ्वीराज चौहान को बहुत बड़ा हीरो बताएंगी, बहुत बड़ा हीरो बताएंगी। तो वे कहेंगे बहुत बार आक्रमण हुए, एक ही बार पृथ्वीराज चौहान आ रहा है और हर बार जीता था। और जो मुसलमानों की पुस्तक होंगी वे कहोंगी दो लड़ाई हुई थी, एक बार पृथ्वीराज चौहान जीत गया, दूसरी बार कौन जीत गया था? गोरी। तो ये पुस्तक थी। इसके अलावा मुसलमानों की पुस्तक थी तबकाते नासरी। तबकाते नासरी तो लिखी मिनास ए सराज ने, मिनास ए सराज। ये तो कहता है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान की दो लड़ाई हुई है। किन लड़ाई हुई है? दो लड़ाई हुई। तबकाते नासरी मिनास ए सिराज ने कही दो लड़ाई, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। और प्रबंध चिंतामणि जिसके राइटर थे मतुंगा, जिसके राइटर कौन थे? मतुंगा। और प्रबंध कोश जिसके राइटर थे बच्चों राजशेखर सूरी, राजशेखर सूरी। ये दोनों कहते हैं कम से कम 21 बार लड़ाई हुई, 20 बार पृथ्वीराज चौहान जीत्या और एक बार कौन जीत्या? गोरी। बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्ट ये इंटर इंडिया लेवल की बुक है, डायरेक्ट पेपर में भी आती है। प्रबंध चिंतामणि मतुंगा या तरह इनका युद्ध का वर्णन किस किसने किया? प्रबंध चिंतामणि पुस्तक ने मतुंगा ने किया। ये राजस्थान के पेपरों में तो बहुत बार आती हैं। और प्रबंध कोश का किसने कर रखा? राजेश्वर सूरी ने। कितनी बार लड़ाई कहती? 21 बार। पृथ्वीराज रासो किसने भाई? चंद्रबरदाई ने। चंद्रबरदाई कहता है भाई कि 7 बार लड़ाई हुई थी। और अमीर रासो जो जोधराज ने लिखी थी, जोधराज ने, ये भी कहता है 7 बार लड़ाई हुई थी। ठीक है। और जो मैंने गोविंद राय बताया था ना हास्य का, वो हास्य का ना होकर दिल्ली का था बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। दिल्ली का राजा था गोविंद राय। हास्य का विकिपीडिया में से काट लियो, दिल्ली के राजा थे गोविंद राय। गोविंद राय के बारे में कहते हैं गोविंद राय को लड़ाई में वो मार के, क्या नाम है, बबरसी मार के, जो परशु मार के उसके 2 दांत तोड़ दिए थे मोहम्मद गोरी ने। और गोविंद राय ने ऐसा उसके तलवार मारी थी वो मूर्छित हो गया था। तो पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान ने ना हरा के गोविंद राय ने हराया था। कौन? गोविंद राय ने हराया था मोहम्मद गोरी। गोविंद राय किसकी तरफ से लड़ा था? पृथ्वीराज चौहान की तरफ से। तो दिल्ली का शासक था गोविंद राय, दिल्ली का शासक था गोविंद राय। दूसरी लड़ाई में गोविंद राय हार गया था, पृथ्वीराज चौहान मौज मस्ती में चला गया था। इस वजह से भाई, और जो गढ़वाल का राजा है जयचंद ने धोखा कर दिया, क्योंकि उसकी पुत्री संयोगिता को वो भगा के ले आया था पृथ्वीराज चौहान। ठीक है भाई। अब अर्श के समय और अकबर के समय किसके समय किस प्रकार प्रशासन था? अर्श और अकबर के समय प्रशासन। अर्श के समय प्रशासन देख लो, केवल छोटा रहेगा, 5 मिनट का लेक्चर हो रहेगा। अर्श के समय प्रशासन देखो, प्रांत को तो बता दिया मैंने, प्रांत को क्या कहते थे? भुक्ति। जिले को क्या कहते थे? विषय। और तुम्हें बता दिया ग्राम पक्षपटलिक, ग्राम पक्षपटलिक ये था पटवारी, पटवारी। सरोगाता, सरोगाता कहते थे जासूस को, जासूस को। मीमांसक, मीमांसक न्याय सूत्र है ना, तो न्यायपालिका के अधिकारी को कहते थे मीमांसक, न्यायपालिका अधिकारी को मीमांसक। ग्राम पेठू, और तुमने बता दिया ग्राम को पेठू पेठू बता दिया तुम्हें, ग्राम छोटी इकाई होती थी। अकबर के समय एक होता था दस्तूर, दस्तूर कुछ परगने मतलब कुछ ब्लॉकों को मिला के, परगने कुछ गांवों का समूह होता है, कुछ परगनों को मिला के दस्तूर बनता था। सिकदार जो परगनों का अधिकारी होता था, परगनों का अधिकारी उसे कहते थे सिकदार। गांव को अकबर के समय मुकदम कहा जाता था, मुकदम, ग्राम पंचायत को मुकदम। तो हरियाणा में ये वर्ड थे, 2 ही प्रशासन हुए हरियाणा में मूल रूप से, एक भाई किसका, अर्श के समय, एक अकबर के समय। तो उस टाइम पे ग्राम पंचायत को मुकदम कहते थे, परगनों को सिकदार कहते थे। और इसके समय पाठ या पेठक कहा जाता था, पाठ या पेठक, ग्राम पंचायत को पाठ या पेठक। कर दूं भाई रब इसको। अब कुछ ट्रेवलर्स और रह गए, बस ट्रेवलर्स। ट्रेवलर्स 4-5 मुख्य ट्रेवलर्स आए हैं। एक तो भाई मेगस्थनीज, मेगस्थनीज ने हरियाणा का जिक्र किया है, क्योंकि उस मेगस्थनीज किसके समय आया था भाई? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। तो इसकी पुस्तक थी इंडिका, इसमें जिक्र किया है संपूर्ण हरियाणा किसके साम्राज्य के अंतर्गत आता था? मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत आता था। ठीक है। ये इंडिका का अंग्रेजी संस्करण किसने निकाला है बच्चों? अंग्रेजी में संस्करण निकाला मैकेंडिल ने।
मैकेंडल ने अंग्रेजी अनुवाद करा इसका, मैकेंडल ने अंग्रेजी अनुवाद। और इसी के समय महावंश टीका, महावंश टीका किसकी थी? बुद्ध से रिलेटेड। महावंश टीका में चंद्रगुप्त मौर्य को जम्मू द्वीप का सम्राट बताया है। ये जम्मू द्वीप ये नहीं है अपना वो जम्मू है, जम्मू द्वीप इस पूरे भारत को ही कहते थे जम्मू द्वीप का सम्राट, जम्मू द्वीप का सम्राट पूरे भारत को ही कहते थे। ठीक है, इसके बाद फाहियान आया था बच्चों 399 से 414 ईस्वी में। किसके समय आया था ये? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। हालांकि प्रॉपर कभी भी चंद्रगुप्त द्वितीय से इसकी भेंट नहीं हुई, परंतु इसके समय आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय में और भी नवरत्न थे, कालिदास वराहमिर, कालिदास वराहमिर सारे किसके नवरत्न थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। 9 बड़े वे थे इसमें, जैसे अकबर के थे ना, इस प्रकार इसके भी नवरत्न थे। और उसने चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में ये बात करते हैं, इसका जो बड़ा भाई था रामगुप्त, ये ऊनों से डर गया। ऊनों से डरने के बाद उसने अपनी पत्नी जो है, पत्नी का सौदा कर लिया ऊनों के साथ। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने भेष बदल के लेडीज का पत्नी बनकर ऊनों के राजा को मार दिया था। ऊनों के राजा को मार के और अपने भाई रामगुप्त को सजा दे के इसकी पत्नी से तो मैरिज कर ली थी, और यहाँ पर फिर ना अपना शासन चलाया था दोबारा। क्योंकि समुद्रगुप्त मरने के बाद, समुद्रगुप्त बड़ा लीडर था, समुद्रगुप्त मरने के बाद रामगुप्त कमजोर शासक था, वो ऊनों से डर गया। किसे डर गया? ऊनों से। और ऊनों को अपनी पत्नी देना स्वीकार कर लिया उसने हार मान के। चंद्रगुप्त को ये बात बड़ी बुरी लगी, चंद्रगुप्त द्वितीय को। ये चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, चंद्रगुप्त द्वितीय है। इसने क्या करा? लेडीज का भेष धार के और उस ऊनों के राजा को मारने चला गया था। तो चंद्रगुप्त के बारे में बहुत बड़ी बड़ी कहानियां चलती, इसीलिए इसके जो बड़ा राजा होगा जिसकी कहानी गढ़नी हो तो उसके राजे दरबार में बहुत सारे कवि और संगीतज्ञ होते हैं। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के में बहुत सारे थे, मैं बताए थे, मयूर, दिवाकर। ठीक है, फाहियान क्या करने आया था? जो बुद्ध धर्म की विनय पिटका है ना, विनय पिटक, 3 पिटक है ना, सुत पिटक, विनय पिटक, अधिमम पिटक। सुत पिटक, विनय पिटक, अधिमम पिटक, 3 पिटक है, टोकरी, ज्ञान। तो उनको ढूंढने, कौन सी ढूंढने आया था? विनय पिटक को ढूंढने आया था फाहियान। फिर आया था अविनसांग। अविनसांग किसके समय आया था? अविनसांग आया था बच्चों हर्षवर्धन के समय, हर्षवर्धन के समय आया अविनसांग। ये भाई ज्ञान लेने आया था, नालंदा विश्वविद्यालय में ज्ञान लेने आया था। इसको क्या क्या कहते हैं? इसके टाइटल सुन लो। यात्रियों का राजकुमार, यात्रियों का राजकुमार, नीति का दर्शन, नीति का दार्शनिक, नीति का दार्शनिक, आधुनिक सांख्य मुनि या वर्तमान सांख्य मुनि, वर्तमान सांख्य मुनि। कपिल मुनि का दर्शन था ना, सांख्य दर्शन। तो वर्तमान सांख्य मुनि, यात्रियों का राजकुमार, नीति का दार्शनिक किसे कहते हैं? अयुनसांग को कहते हैं, अयुनसांग को। 29 वर्ष की अल्पायु में आ गया था बच्चों यहाँ पर ये। और किसको स्टडी करने आया था? चंद्र की भूमि। ये भारत को चंद्र की भूमि, देवताओं की भूमि कहता था। ठीक है, अयुनसांग की जो बायोग्राफी है वो हुई ली, इसकी बायोग्राफी हुई ली। परंतु जो इसने वृत्तांत लिखा था, भारत के ऊपर जो वृत्तांत लिखा वो था सीयू की। भारत के ऊपर जो वृत्तांत था वो सीयू की, इसकी बायोग्राफी थी हुई ली। केवल वो पॉइंट बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। भारत को क्या कहा इसने? चंद्र की भूमि कहा, यात्रियों का राजकुमार, नीति का दार्शनिक, वर्तमान सांख्य मुनि, इसको उपाधि मिली। इसकी जो बायोग्राफी थी हुई ली, परंतु वृत्तांत था सीयू की। और फाहियान ने जो भारत की यात्रा में लिखा वो फा के की, फाहियान की फा के की। ठीक है भाई, अब आ जाओ आगे। अल-बरूनी और इब्न बतूता 2 रह गए बस, अल-बरूनी और इब्न बतूता। हुई भाई आज कुछ एडवांस हरियाणा जीके, हुई कुछ हरियाणा एडवांस हरियाणा जीके। कमेंट करके जरूर बताना एडवांस हरियाणा जीके कितनी कोई बच्चों आपकी। ठीक है, अल-बरूनी के बारे में बात करो बच्चों। उज्बेकिस्तान का था। किसके लिए आया था अल-बरूनी? अल-बरूनी मोहम्मद गोरी के लिए आया था भाई, मोहम्मद गोरी के साथ आया था अल-बरूनी। किसका जिक्र करा? पहले बता चुका हूं, ब्रह्म सरोवर का जिक्र करा। कौन सी पुस्तक में? अपनी किताब उल हिंद, पहले बता चुका हूं, किताब उल हिंद में ब्रह्म सरोवर का जिक्र किया। कपिल मुनि का जिक्र करा। कपिल मुनि कलायत में थे, सांख्य दर्शन उनका जिक्र कर रखा है। कपिल मुनि के सांख्य दर्शन का जिक्र कर रखा है। महाभारत का जिक्र भी कर रखा है, अपनी पुस्तक में महाभारत का जिक्र भी कर रखा है। ठीक है,
अच्छा मोहम्मद गोरी नहीं, सॉरी मोहम्मद गोरी नहीं, महमूद गजनवी के समय आया था ये, महमूद गजनवी, गलती मत करना सॉरी, महमूद गजनवी के समय आया था, महमूद 997 से 1030 महमूद गजनवी के समय आया था, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी नहीं, महमूद गजनवी। आ जाओ इब्न बतूता, इब्न बतूता ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था, मोहम्मद बिन तुगलक जिसको संकी राजा कहते हैं, ठीक है, प्रिंस ऑफ मेनेरियन कहते हैं, प्रिंस ऑफ मेनेरियन मोहम्मद बिन तुगलक, उसके समय आया था 1333 से 1346 में। इसने 1342 में इब्न बतूता को चीन राजदूत बना के भेजा था। तो कौन सा यात्री चीन राजदूत बना के भेजेगा? इब्न बतूता कहाँ का था? अफ्रीका का। ये उज्बेकिस्तान का था, ये अफ्रीका का था, अफ्रीका में मोरक्को देश का, मोरक्को। इसकी किताबुल हिंद थी, किताबुल हिंद या तहकीके हिंद बोलो, तहकीके हिंद या किताबुल हिंद। इब्न बतूता की पुस्तक का नाम था रुहेला, रुहेला, इसकी पुस्तक का नाम था रुहेला। चीन राजदूत बना के भेजा मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसने आसी के बारे में बताया, आसी के बारे में बताया इब्न बतूता ने। इसने कहा कि तोमरों द्वारा बसाई गई थी आसी। और इसने इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बताई? काजी उल उलजात, काजी उल कुजात या काजी कमालुद्दीन, याद रखना, काजी कमालुद्दीन या काजी उल कुजात, जो भारत के काजियों का प्रधान था, भारत के काजियों का प्रधान था, वो कहां से था? आसी से। किसने कही? इब्न बतूता ने ये बात बताई। और इसने क्या बताई बच्चों? आसी बताई, तोमरों ने बसाई। आसी किसने? तोमरों ने। किसने? अनंगपाल तोमर ने। और दूसरी बात क्या बताई? आसी में बहुत बड़ा काजियों का प्रधान रहता था भारत का, काजी उल उस्ताद। कतलू खान और शमसुद्दीन, कतलू खान और शमसुद्दीन। कतलू खान मोहम्मद बिन तुगलक का गुरु था, और शमसुद्दीन जो मक्का गया था, शमसुद्दीन मक्का मदीना में गुरु था। ये भी कहा के थे? आसी के। तो पेपर ये ध्यान रखो बस, आसी के 2-3 जो मुस्लिम वो थे काजी वाजी, ये कहां से थे? आसी से। इसने बच्चों सरस्वती सिरसा, सरस्वती किसका? सरस्वती सिरसा का वर्णन किसने किया, या सिरसा को सरस्वती किसने कहा था? इब्न बतूता ने। इब्न बतूता ने सरस्वती को सिरसा कहा था। इसने नजफगढ़ के बारे में बताया। नजफगढ़ के बारे में क्या बताया इसने? मसुआबाद, मसुआबाद इसको वर्तमान में क्या कहते हैं? नजफगढ़, मसुआबाद इसको वर्तमान में नजफगढ़ कहते हैं, इसके बारे में बताया। ठीक है, क्लियर भाई? और जो मोहम्मद गोरी है वो कौन था? जो मोहम्मद गोरी था बच्चों, जो गजनवी वंश का गवर्नर था, गजनवी वंश का गवर्नर था, गजनवी के बाद उसके वंशज आए उनका गवर्नर था। ये 1173 में मोहम्मद गोरी गवर्नर बना था, और इसने 1181 में पहली बार सियालकोट को जीता था। तो भारत आने से पहले किसको जीता था? सियालकोट को जीता था 1181 में, और 1173 में गजनी गवर्नर बना था। ठीक है बच्चों, ये आपकी हुई एंशियंट। अब 2 ऐसे ही क्लास और बची हुई हैं जिसमें मेडिवल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब जॉर्ज थॉमस आओगा, निजाम आओगा, रुपड़का के युद्ध होंगे, तिलपत के युद्ध होंगे, वो इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो कभी भी किसी हरियाणा एजुके टीचर ने अच्छी तरह नहीं पढ़ाए, और उनसे क्वेश्चन बनते हैं तो बहुत टफ बनते हैं, कभी बच्चा सोल्व नहीं कर पाता। तिलपत के युद्ध, बेरी के युद्ध, जॉर्ज थॉमस की उनकी कहानियां क्या थी, सिख साम्राज्य क्या था, वो डिटेल में पढ़ाऊंगा। एक इंपॉर्टेंट घोषणा ये है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, इस क्लास में भी और पहली क्लास में स्टार्टिंग में भी करूंगा। ये इंपॉर्टेंट घोषणा कि भाई जिन बच्चों ने टेस्ट दिए थे, जो टॉपर आए थे, उनसे मैं मिलना चाहता हूं, उनको मिलाऊंगा, और उनको जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं वो यहां से फोटोकॉपी करा लेंगे। तो हम बुधवार का टाइम फिक्स कर रहे हैं, बुधवार का टाइम फिक्स कर रहे हैं। अपने कमेंट में बता देना मुझे बुधवार का टाइम सबके लिए फिक्स अच्छी तरह रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि अगर मैं संडे को करता हूं तो 20 दिन रह जाएंगे, और तैयारी का सिस्टम आप लोगों को नहीं बता पाऊंगा अच्छी तरह से, जो पर्सनली आपकी प्रॉब्लम होगी नहीं ले पाऊंगा। तो बुधवार का टाइम फिक्स कर देते हैं, बुधवार को हम मिलेंगे, अटेली मिलते हैं बच्चों, अटेली, अटेली मिलेंगे, अटेली, रोहितास डिग्री कॉलेज, रोहितास डिग्री कॉलेज अटेली, रोहितास डिग्री कॉलेज अटेली मिलेंगे, रोहितास डिग्री कॉलेज अटेली। आप सारे कमेंट में लिख देना बच्चों, जिन जो टॉपर्स उनको तो आना ही आना है, जो 8 टॉपर थे उनको तो आना ही आना है, उनसे मिलेंगे, उनको इनाम भी देना है, उनके सिक्के भी देने हैं, ट्रैक सूट वगैरह भी देना है, उनसे तो मिलना ही मिलना। और जो बच्चा जिसको भी कोई प्रॉब्लम हो तो आ जाए, कोई गर्ल्स हो अपने पेरेंट्स को साथ लेके आ जाए, जितनी भी, क्योंकि रूबरू होके जिसकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसकी वो सोल्व कर देंगे।
अटेली बच्चों। और उस प्रोग्राम में कुछ चेंज होगा तो बता दूंगा, अदरवाइज कोई चेंज नहीं। अपने कमेंट जरूर करना, हर बच्चा जिसकी भी जो प्रॉब्लम होगी। बहुत बारी फोन आते हैं, व्हाट्सएप आते हैं, सभी कैसे जवाब देना पॉसिबल नहीं है भाई। एक दिन आपका थोड़ा टाइम वेस्ट होगा, उसके लिए माफी चाहता हूं, परंतु वो आना पड़ेगा बच्चों। हर किसी का फोन व्हाट्सएप पे जवाब नहीं दे पाता मैं, ठीक है। तो बच्चों बता दी मैंने, इस पे कमेंट जरूर करना भाई कितने बच्चे कितने, ताकि मैं अरेंजमेंट कर सकूं उस चीज की बच्चों, खाना खाने की सब चीजों की। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।